क्या मसला है यार आपको? कौन कौन से मसलों की बात करें? कहाँ कौन से मसले से शुरू करूं? Why do you keep coming back to Pakistan? यार इस दफा तो बस्ट है और उससे थोड़ा बेहतर बस्ट है। अब रिफॉर्म के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। हम खर्च ज्यादा करते हैं या हम कमाते कम? दोनों प्रॉब्लम्स। 4 बिलियन रुपए टैक्स कटा हुआ एग्रीकल्चर से। तो इतनी छोटी सी मेपल लीफ सीमेंट उससे ज्यादा टैक्स देती है। 100 बिलियन का टैक्स मीजान बैंक ने दिया, 100 बिलियन रुपए का, और सैलरी क्लास ने 580 बिलियन टैक्स दिया। वो कहते हैं ना, शो मी द इंसेंटिव्स एंड आई विल शो यू द आउटकम। कभी आपने किसी चीफ मिनिस्टर के मुंह से टैक्स का लफ्ज सुना? एक इंपोर्टेड टाई वाला वजीर खजाना हम लाते हैं, वो थोड़ी बहुत टैक्स की अच्छी अच्छी बातें करता है, अपने करियर के एंड पे सलूटे लगवाता है, घूमता फिरता है, IMF शाइमएफ ये वो, चले जाता है वो वापस। अभी भी यही हो रहा है। दिस वॉज द ऑपरचून मोमेंट। आई लिटरली थॉट कि इस बजट में कोई धमाका होगा। एग्रीकल्चर से आपने टैक्स लेना है, उसको पीपल्स पार्टी हमेशा रेजिस्ट करे। आपने रियल स्टेट से टैक्स लेना है, ऑफ कोर्स I'll say it, of course, military के military Biggest landowner of the biggest landowner of the country है। PMLN traders को तंग करते हुए डरती है। क्या हम सीपेक से वो निकाल सके जो निकालना था? प्लांट लग गए Oh my God. और उसकी कैपेसिटी पेमेंट हमें देनी पड़ रही है। My God. अब हम कहाँ खड़े? महंगे प्लांट लग गए एक तरफ, दूसरी तरफ सोलर हो गया सस्ता। एनर्जी की टेक्नोलॉजी चली गई आगे। क्या आपके 44,000 मेगावाट के डायनासोर, ऑलमोस्ट डायनासोर कहने खड़े हैं साहब। ये सब आपके जो पुराने गुनाह होते हैं ना, उनका बाद में आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब 400 साल पहले हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड बन रही थी, तो हम ताजमहल बना रहे थे। जबरदस्त बात। बैंकरप्ट हो जाएगा पाकिस्तान, बैंकरप्ट, दिवालिया, डिफॉल्ट। शायद कर देना चाहिए था। आपकी beloved करीम भी चली। Right? How do you feel? कैसा लगा देख के? या पता Feel था? sad. I knew this was happening. Talent and capital will always flow to the environment where it can thrive the best. फरहान साहब, इन्वेस्टमेंट जो है वो एक आउटकम होता है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट नहीं की जा सकती, इन्वेस्टमेंट की भीख नहीं मांगी जा सकती। पाकिस्तान में लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स आके टीवी पर ये बात करते हैं कि ओ जी वो मुझे खबर मिली है, ये आएगा, तो बस प्राइम मिनिस्टर बेसिकली आपको कह रहा है कि सब लोग बैठो आराम से। एक और चाय पियो यार, एक और चाय। बैठ जाओ। The most idiotic conversation that happens every few years. No China will come and save Pakistan. No America will come and save Pakistan. You will have to build up Pakistan one by one, brick by brick. One message to the policy maker in Pakistan. खुदा के लिए जाओ भाई, तुम जो करना है करो, हमारे रास्तों से हट जाओ। Get out of the way. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रफ्तार नाउ। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, इनकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। जर्नलिस्ट रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, रेगुलेटर के साथ काम कर चुके हैं, स्टॉक में ख़रीदो फ़रोख्त कर चुके हैं। इनके बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं। अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन एक आइडेंटिटी इनकी जो मुझे बहुत ज़्यादा रिसेंटली मुतासिर करती है, वो ये, ही इज़ अ ट्रू पेट्रियट। इनके पास ऑप्शन है कि ये दुनिया में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या प्रॉब्लम है कि ये पाकिस्तान बार बार आते रहते हैं। शार्क भी हैं, आप शायद पहचान गए होंगे, जुनैद इकबाल। वेलकम टू रफ्तार नाउ, हाउ आर यू माय फ्रेंड? I'm good. Thank you for having me. क्या मसला है यार आपको? कौन से मसलों की बात करें? कौन से मसले से शुरू करूं? Why do you keep coming back to Pakistan? It's a good question. It's home. Pakistan is home. Wow. And I see possibility. I've always seen possibility. And yeah, and that has not changed. अच्छा, मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। एक तरफ आपके अंदर मैं देखता हूँ कि एक इंतहाई एम्बिशियस इंसान है। आपने करीम जैसी कंपनी का खड़ा किया, फिर एक एग्जिट हुआ शानदार आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए। आपने BMA में काम किया, सब। एक तरफ आपका एक बड़ा एक तगड़ा एक टिपिकल कैपिटलिस्ट VC फंड चला रहे हैं अभी आप, और दूसरी तरफ ये आप अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं फलसफियाना के होम है और अपॉर्चुनिटीज है। ये क्या ये खुला तजाद नहीं? यही है, बिल्कुल खुला तजाद है। एंड दैट्स, आई थिंक दैट्स जस्ट व्हाट इट इज। दैट्स जस्ट व्हाट इट इज, दैट these are both truths and both can exist at the same time. कि एक तरफ आपके दिल में जो चीज़ें आप देखते हैं, ट्रूथ देखते हैं, उसको सुनाने की आप में चाह है। दूसरी तरफ ऑल्सो कैपिटलिज्म में बिलीफ है
एक एज अ सिस्टम के उसमें जब आप काम करते हैं तो इंडिविजुअल का बेनिफिट जब होता है, अगर वो मास लेवल पर हो तो सोसाइटल बेनिफिट भी होता है। ये ट्रू कोर बिलीफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, ऐसे उस्ताद मिले हैं कि आई बेनिफिटेड फ्रॉम कैपिटलिज्म। आई इन एवरी पासिंग ईयर ऑफ माई लाइफ आई हैव लर्न टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात की होती है कि ये कलेक्टिव सिस्टम में ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा। एंड विच इज़ वाई आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस कि ये क्यों नहीं हो रहा। एंड यू नो, अक्सर जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना तो एक एक ओल्ड अंकल का तरीका होता है, मैं बताता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। सो आई ऑलवेज जोन आउट ऑफ दोज कॉन्वर्सेशंस बिकॉज किसी भी चीज़ का कोई एक मसला नहीं होता, स्पेशली अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ सो ह्यूज, सो कॉम्प्लेक्स, हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस। उसका कोई एक चैलेंज नहीं है। तो मेरी हमेशा से जब जब अमेरिका से वापस आया, जियो में और सीएनबीसी में टाइम गुजारा, तो एक पूरे मुल्क का ना खाका दिमाग में बन गया। जियो में थोड़ा मैक्रो था, सीएनबीसी में थोड़ा माइक्रो गया, इंडिविजुअल कंपनी समझ आ गई। फिर काम किया, बीएमए चलाई, एलिक्सिर चलाई, करीम चलाई। तो देन प्रैक्टिकली सड़क पे समझ आ गया कि हाउ डज दिस कंट्री ऑपरेट। मतलब आई एम नॉट सेइंग आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और इसका ताल्लुक आपकी एक फैमिली रूट से भी है। Family root से भी है। You've got a very grounded personality, your family, you come from you've got your feet on the ground as well. बिल्कुल। That way, एंड हाँ। वो फैमिली से भी यही होता है कि हाँ, यही I've पे काम seen that. करना मैं है। आपको क्योंकि इनको मैं पर्सनली जानता हूँ तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। तो उसको फिर आप तो उस सिस्टम में आप ग्रो भी करते हैं, बट साथ साथ आई थिंक उस सिस्टम की जो चैलेंजेस हैं या फेलिंग्स हैं और जब आपको वो नजर आ रही हैं, इट्स इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट कि आप उसकी साथ साथ बात ना करें। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई एम स्टक बिटवीन टू वर्ल्ड्स। आई थिंक हम सब हैं। हाँ। आप में वो ईमानदारी और जुर्रत है कि आप कह रहे हैं कि भाई कि मैं हूँ यार एक तजाद वाली जिंदगी गुजारता हूँ ना, लोग कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा फैज साहब का था ना कि वो कुछ इश्क किया, कुछ काम कुछ किया। काम किया। आजकल तो आप इश्क कर रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने 15 साल के बाद दोबारा कंटेंट क्रिएशन और मीडिया की तरफ वापसी की है। पाकिस्तान एंड काउंटिंग, पाकिस्तान एंड काउंटिंग, हाउ इज दैट गोइंग? इट्स you tell me. Beautiful. I think it's very premium. It's very clean cut. आप बड़े complex issues को बड़ी आसान, आपके एक मलका है आपको, आप बड़े मुश्किल चीज़ों को आपको एक मेरे ख्याल से आई थिंक जो चीज़ आपको ड्राइव करती है कि एक मुश्किल चीज़ को आसान करके कैसे बताया जा सकता है। और ये भी हो सकती है। और आई थिंक मैं खुद जब किसी भी चीज़ को समझ रहा होता हूँ या कोई भी काम कर रहा होता हूँ, मुझे खुद उसको पहले समझना होता है और फिर आप दूसरों को भी समझाते हैं ताकि आप क्या समझ। फिर मैं तुम्हारा समझाता हूँ। आप मुझे एआई भी समझा रहे थे। So that, for example, आजकल मैं I am very invested in AI. I'm learning it, I'm testing it, I'm working with people. I call up people who are building companies in AI. I'm trying to understand कि क्या हो रहा है, and then I also like to go share it. तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ, मैं आपको पाकिस्तान काउंटिंग का बताता हूँ कि तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले आई वेंट ऑन मुज़म्मिल हसन्स पॉडकास्ट। जी। तो उस वक्त सब मुझे जब भी पॉडकास्ट पे बुलाते थे, एवरीवन वांटेड टू टॉक अबाउट करीम। आपका बड़ा एग्जिट हुआ था। तो मैंने मुज़म्मिल से कहा, यार करीम की तो बात होती रहती है, आई एम हैप्पी टू कम, बट कैन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी? एंड ही वाज लाइक, अच्छा, इज दिस योर सॉर्ट ऑफ लेन? आई सेड, यार इसी में तो टाइम गुजारा है। तो वो आई सिंपली एक्सप्लेन के मुल्क की 4-5 चीज़ें होती हैं ना। एक मेन है कि हुकूमत कैसे चल रही है, वो खुद अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करिए, मुल्क के फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, फिर मुल्क के अंदर इकोनॉमी के मेजर सेक्टर्स हैं, उनमें क्या हो रहा है, फिर आपकी मुल्क की दूसरे ममालिक से रिलेशनशिप है, ट्रेड। तो वी ब्रोक डाउन सिंपल कॉन्सेप्ट्स एंड उस पर जो कमेंट्स थे, सो दोस कमेंट्स मोटिवेटेड मी। आई वाज लाइक, यार ये तो पता नहीं करना चाहिए लोगों को, पता नहीं लोगों को। एंड हुआ ये कि जब आप और मैं 7 कॉलीग्स थे, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, फरहान एंड आई वर्क टुगेदर एट जियो एंड सीएनबीसी, एंड we did some amazing work together, budget and this and that. उस वक्त 3 बिजनेस चैनल्स थे 24 आवर्स, और हर मेजर चैनल पे, जियो, ARY, आज रोज शाम को एक बिजनेस का शो आता था, स्टॉक मार्केट का शो आता था। उस वक्त तो फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ थी पाकिस्तान में, हम 4-5-6% पे ग्रो करते थे। अब हम एनीमिक ग्रोथ पर आ गए, और शाम को टीवी पे 7 से 12 बजे तक एक आदमी हर चैनल पे बैठकर 3 मुर्गों को लड़ा रहा होता है, और वही बात करता है जो वो पिछले 5 साल से कर रहा है। सो एंड हुआ ये कि
एक करेंसी होती है ना एक टॉपिक की, खत्म हो जाता अच्छे पढ़े लिखे लोग भी they lose touch with what is happening in the country in numbers, not subjective, not मैंने सुना है, हाँ मेरे हाँ ख्याल हाँ, से आज हम करेंगे ना इस पे बात। मेरी चिड़िया बता रही है, no, open up the books and read the numbers. Actually government बहुत डेटा पब्लिश करती है, बिल्कुल ठीक है। वो छुपा हुआ होता है, हाँ वो फैला हुआ होता है उसको, बट इट्स स्टिल पब्लिक। यस, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट, इट्स देयर। स्टेट बैंक इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो मेरी अपनी क्यूरियोसिटी थी कि यार ये क्यों नहीं चीजें ठीक हो रही। अब आप 15-20 साल पहले बजट कवर किया, बहुत साल किया, तो दिमाग में खाका बन जाता है। सो आई बिकेम क्यूरियस कि अच्छा लेट मी ओपन अप द बुक्स अगेन, वेयर आर वी नाउ? एंड देन एज मैंने सोचा था कि मैं 10 एपिसोड्स करूंगा, उसमें पाकिस्तान के मेजर जो इश्यूज हैं उनको हम समझा देंगे, एंड दैट्स इट, दैट्स बी माय कंट्रीब्यूशन गुड लक as we started getting into it. Energy, which is, I used to work in the US in the energy sector, so started unwrapping energy. I'm like, oh my god, ये तो बात करेंगे उस पे। एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में जिधर उठाओ पत्थर नीचे एक नई कहानी निकल रही है। तो बस अब ये शुरू हो गया काम। जबरदस्त। आपने इसमें कहा कि 15-20 साल पहले हम बजट देखते थे, अब पता नहीं ये खुशी की बात है या अफसोस की, कुछ खास बदला नहीं है बजट। वही बजट आज भी है, उसमें Same परसेंटेज है। चेंज, सेम बजट है, Same है। कुछ नहीं बदला है। और मतलब मैं तो डॉक्यूमेंट नहीं A lot of देखता। things have worsened. लॉट ऑफ थिंग्स हैव वर्सेंड। जिन्हें चलें, हमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है। हम इकोनॉमी भी बात करेंगे, सेक्टर्स पे बात करेंगे, करीम पे बात करेंगे, शार्क टैंक पे बात करेंगे, हम आपसे सब चीज़ों में बात करेंगे। सो टाइटन योर Get ready. गेट रेडी। जिन्हें हमारी मईशत में हम जब से जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप भी 20-22 साल, मतलब आप तो मुसलसल नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ, आप भी मीडिया में 22 साल से हैं। एक बूमर, बल्कि 75 सालों से एक बूमर बस साइकिल आता था ना, कि भाई गए 5-6% पे, फिर धड़ाम से नीचे IMF के पास गए, 2-3 साल, फिर 1%, 1.5%, 2%, फिर 5-6%, फिर ऐसे एक चक्कर था हमारा। यार इस दफा तो बस्ट है, और उससे थोड़ा बेहतर बस्ट है। बूम तो आया ही नहीं रहा। कह रहे हैं कि ये बदतरीन मुआशी साइकिल है पाकिस्तान का। देखिए हो ये रहा था कि आपके 2000s में भी, 90s में भी, 2000s में 4-5-6% की ग्रोथ अचीव कर लेते थे। पिछले 10 साल की एवरेज 3-ish पर आ गई, 3 पे बिल्कुल ऐसा। और अब तो 2-ish पर आ गई है, बल्कि 1% गलत नंबर रही है। बोला है, 2.7 यार। तो बूम बस्ट कैसे आता था? तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक मेजर जो ड्राइवर होता है वो ऑयल होता है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिरती हैं, उसके एक लैग इफेक्ट से इन्फ्लेशन गिर जाता है, उसके लैग इफेक्ट से इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए जाते हैं, तो ज़रा फिस्कल हुकूमत की जो इंपोर्ट्स भी ज़रा गिर जाती हैं, तो थोड़ा करंट अकाउंट बेहतर हो जाता है, रिजर्व्स इंप्रूव हो जाते हैं, इन्फ्लेशन कम आ जाता है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाती है, तो थोड़ी सी इकोनॉमी चल पड़ती है। फिर ऑयल ऊपर जाता है, कमोडिटी साइकिल्स ऊपर जाते हैं, फिर पाकिस्तान बस की तरफ आ जाता है। तो पहले फिर भी एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ रही थी आपकी, एग्रीकल्चर सेक्टर की कुछ ग्रोथ आ रही थी, और सर्विसेज की भी ग्रोथ आ रही थी। तो ये बूम बस सब आते थे, दे यूज्ड टू स्लो यू डाउन। इकोनॉमी तगड़ी वो होती है जो कि इन एक्सटर्नल शॉक से नहीं हिलती। उसके लिए आपके जो मेन कोर सेक्टर्स हैं उनको मजबूत बनाना पड़ता है ओवर टाइम। होता है कि जब बूम साइकिल आता है तो हुकूमतें जो होती हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, और वो जो रिफॉर्म्स करने हैं उनको नहीं करती। जब बस साइकिल आता है तो वो कहते हैं इन हालात में तो कौन रिफॉर्म रिफॉर्म वैसे ही नहीं करेगा? कर सकते। अच्छा, फिर जब कोई एक गवर्नमेंट रिफॉर्म करने की तरफ जाती है तो बाकी दो पार्टियां मिलके तीसरे फरीक के साथ उसकी टांग खींच लेती हैं, तो रिफॉर्म हो नहीं पाता। नाउ इट्स कम टू द पॉइंट कि अब जो विद एवरी पासिंग ईयर वेयर अगर आप टैक्स कलेक्शन कम कर रहे हैं तो हुकूमत की किटी में पैसा कम आ रहा है, आप गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो आपका जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। एवरी पासिंग ईयर आप एजुकेशन और हेल्थ केयर पे स्पेंड नहीं कर रहे तो आपकी जो सर्विसेज सेक्टर का पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है। एवरी पासिंग ईयर जब आपने एनर्जी महंगी होती गई, दुनिया में एनर्जी सस्ती हो रही है, पाकिस्तान में एनर्जी महंगी हो रही है, तो अगर एनर्जी महंगी होगी, काला पैसा रियल स्टेट में जाएगा और रियल स्टेट के प्लॉटों की कीमत ऊपर चली जाएगी, और तालीम पे आपने फोकस नहीं किया और इंजीनियर नहीं बनाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो इवेंचुअली कोलैप्स करना शुरू हो जाएगा। और वो टैक्स भी ज्यादा है, और उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा कोलैप्स कर जाएगा। फिर आपका आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप वही शुगर और वही वीट वालों को मराद देते रहेंगे तो बाकी सारा सेक्टर क्राउड आउट हो जाएगा। इस पे 1 by 1 करके जाएंगे। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाईलाइट। तो नाउ इट्स ऑल कम होम
टू कहते हैं ना रूट्स के, अब जो है, अब रिफॉर्म के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। हुआ क्या क्या बदला पिछले 3 सालों में, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं 3 साल में नहीं, IMF ने पैसे ग्रेजुअल दे दिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपकी एबिलिटी उस बस से डील करने की खराब होती जा रही है। अब मिसाल के तौर पे एक एक करके चलते हैं। पहले हम बात करते हैं हुकूमत की। हुकूमत का जो बजट है, अगर हुकूमत का बजट 100 रुपए का है, तो कुछ अरसा पहले तक हुकूमत जो है वो तकरीबन कुछ 70 रुपए 80 रुपए अपनी जो टैक्स एंड नॉन टैक्स इनकम और बाकी 20-30 रुपए वो बोरो करती थी। और दूसरी तरफ जो आपकी एक्सपेंस साइड है, उसमें 100 रुपए में से तकरीबन वो 15 रुपए इंटरेस्ट में जाते थे। अब ये हुआ है कि 100 रुपए में से अगर आपके इनकमिंग 100 में से तकरीबन 45 रुपए आप बोरो कर रहे हैं और एक्सपेंस साइड पर तकरीबन 48 रुपए आप इंटरेस्ट में दे रहे हैं। तो हर साल जो आप टैक्स कलेक्शन आपने नहीं की, मेजर सेक्टर टैक्स नहीं दे रहे, और हर साल आप अपने खर्चे बढ़ाते रहे और पैसों को ज़ाया करते रहे, तो आप पे कर्जा बढ़ता गया। दिस इज वन प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस, और फिर वो इतना बढ़ गया उसका इंटरेस्ट पेमेंट। हमारा मसला क्या है जुनैद, ये बड़ा यार देखें, आपका किसी सियासी जमात ताल्लुक नहीं है, आप यू आर अ ट्रू पेट्रियट, जरा बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताओ यार, हम खर्च ज्यादा करते हैं या हम कमाते कम है? दोनों प्रॉब्लम्स। अच्छा, दोनों प्रॉब्लम। ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक बोथ हैव टू बी फिक्स्ड। सो टैक्स टू जीडीपी जो होता है ना, आपका पाकिस्तान का ऑफिशियली कुछ 360-70 बिलियन का जीडीपी है। 411 हो गया, ठीक है। 411 वो अभी कहा है तो अभी वो 2.7 पे है, अगले 2.7 साल पे है। ये तो अगले साल गुजरेगा, फिर पता चलेगा। नंबर आएगा, पता चलेगा। 350 ले लेते हैं, 350 तो इफ यूर एट 10% ऑफ टैक्स टू जीडीपी जो इस साल ये कह रहे हैं, तो आपका 35 बिलियन के करीब टैक्स कलेक्ट हो। IMF वगैरह और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अगर आप 12% नहीं कलेक्ट करें तो आप बेसिक अपने निज़ाम को ही नहीं चला सकते। तो पहले तो आपके पड़ोस मुल्क 14-15 पे चले गए, फ्रांस जैसे मुल्क 25-30% टैक्स टू जीडीपी। तो एक तो यू डोंट कलेक्ट, एंड वी नो सैलरी क्लास पेज, फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर पेज, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर पेज, एंड लिस्टेड कंपनीज पे। एग्रीकल्चर डज नॉट पे। 4 बिलियन रुपए टैक्स कटा हुआ एग्रीकल्चर से। तो इतनी छोटी सी मेपल लीफ सीमेंट उससे ज्यादा टैक्स देती है। 100 बिलियन का टैक्स मीजान बैंक ने दिया, 100 बिलियन रुपए का, और सैलरी क्लास ने 580 बिलियन टैक्स दिया। रियल स्टेट से जितना टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वी नो कि रियल स्टेट में काला पैसा जाता है, मार्केट वैल्यू और कलेक्टर वैल्यू में फर्क होता है, तो फिर उसकी वैल्यू पे टैक्स लगाओ ना, दैट्स ओनली वे टू रिकवर। सो अब आपने 100 रुपए में से खर्चा कहाँ जा रहा है? तो अब ये PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर आपको बताएगा कि PSDP एक 2 नंबर प्रोग्राम, एंड मैंने इस पे वीडियो भी की है। इसको बंद कर दें, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि डेवलपमेंट रुक जाएगी। और आज तक माइंडसेट क्या है? सड़कें बना दो। अक्सर हम ये खबर सुनते हैं कि जी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अब जैसे K4 है, K4 का PSDP जब बना था 15 साल 20 साल पहले, तो उसकी लागत थी कुछ 5 अरब रुपए, 6 अरब, अब वो 250 अरब रुपए का हो गया। वो हर साल PSDP में उस पर 1 करोड़ बढ़ा देते हैं, वो जिंदा रखा हुआ है, उसको एक उसके मुंह में एक चीज डालते हैं, प्रोजेक्ट जिंदा रहता है, लेकिन उसकी कॉस्ट बलून करती रहती है। कोई लॉज नहीं है जो रोकें कि यार ये क्या हो रहा है? होने चाहिए ना, इस पे हम आएंगे एंड में, जो गवर्नेंस पे हम आखिर में आते हैं। अच्छा, ठीक है। आई थिंक सो कि वी शुड कवर कहां। सो एक तो PSDP इज अ मेजर चंक, सेकंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, स्टेट ओन्ड, और अपना खर्चा रियासत का। अच्छा, फिर गवर्नमेंट की सैलरीज, पेंशन्स। सो लास्ट ईयर पेंशन्स बिकेम मोर देन सैलरीज, एंड नाउ आपको पता है पेंशन के 13 लेवल्स हैं। यू नो हाउ दैट वर्क्स? ऐसे है कि अगर आप हुकूमत में मुलाजिम थे, या जो भी एक साहब थे वो वफात पा गए, तो उनकी बेवा को मिलेगा। उनकी बेवा अगर अल्लाह को प्यारी हो जाती है तो शायद बड़े बेटे को मिलता है, बेटे को मिलता है, वो उसकी सर्टेन एज तक मिलता है। वो नहीं हो तो फिर अगर उनकी बेवा हो या अनमैरिड हो, उस पर चला जाता है। तो वो एक्चुअली देयर आर 13। So actually you could have worked for the government for 30 years and your family could have gotten pension for like 40 years. आपकी रिटायरमेंट के बाद? जी। मतलब अगर 60 साल रिटायर हुए तो 105 साल तक आपको चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, आप ये दे दें, लेकिन पूरा कराची में 222 मिलियन लोग रहते हैं, बेचारे मोटरसाइकिलों पे भाग के कहाँ जाके मेमार में रहते हैं, फिर जाके नौकरी करते हैं चुंदी के रोड पे, इनको तो कोई पेंशन नहीं मिल रही। इनको तो 6 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती अगर कोई बीमार हो जाए फैमिली में। लेकिन इनको सिर्फ पेंशन तो नहीं मिलती, इनको प्लॉट्स भी मिलते हैं, पर्क्स भी मिलते हैं, प्रिविलेजेस भी मिलती हैं। There is a party
So there is an incentive. 970 अरब रुपए का खर्चा है वफाकी करंट एक्सपेंस Yes, yes. And look, so अच्छा फिर प्राइवेटाइजेशन है, फिर इनकी तनख्वाहें. सो यही है, प्राइवेटाइजेशन है, पेंशन रिफॉर्म्स है, साइज ऑफ गवर्नमेंट है. यू कैन क्लोज डाउन, you can basically let go of half of federal employees and nothing, nobody will notice anything. ये होता क्यों नहीं है? होता क्यों नहीं है? वो उसके इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स है ना, पावर स्ट्रक्चर्स हैं. ब्यूरोक्रेसी तगड़ी है बहुत. ऑफ कोर्स तगड़ी है. आपने तो सरकारी महकमे में भी काम किया. 3-4 महीने. हाँ. क्या नजर आया? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. देखिए इस्लामाबाद में क्या बाबूक्रेसी है वाकई में? ये लोग देखिए 4-5 जो मेजर ग्रुप्स हैं, कहाँ पे पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स ऑफ मनी कहाँ है पाकिस्तान में? कुछ पॉकेट्स ऑफ मनी है जहाँ से आपने टैक्स लेना है, कुछ पॉकेट्स ऑफ मनी है जो हुकूमत की किटी से पैसे ले रहे हैं. ब्यूरोक्रेसी इज ओवर ब्लोटेड, इट इज़ वेरी पावरफुल, और वो इंट्रेंच्ड है ज़मीन में भी. जमींदारा और वो साथ साथ चलता है. बहुत सारी आप फैमिली देखेंगे जो बड़े रिफाइंड सेक्रेटरीज होंगे, वो लैंड ओनर भी होंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है. सो वो एक इंट्रेंच्ड एक निज़ाम है. तो एक आपका ये इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है ब्यूरोक्रेसी को. दूसरा आपका इंटरेस्ट ग्रुप है, लैंड पर बहुत इंसेंटिवाइजेशन है, टैक्सेशन है. इनफैक्ट वो इस हद तक चला गया, उनको खुद नहीं रियलाइज हो रहा कि वो उन्हीं को अब हर्ट कर रहा है. बैसाखी एक वक्त के बाद, मॉर्फिन एक वक्त के बाद आदमी को ख़त्म कर देती है. तो वो उन्होंने अपना ही कबाड़ा कर लिया है. बहुत कुछ इस लैंड से प्रोड्यूस हो सकता है. एंड अब फाइनली ये जो ख़त्म किए ना इस साल सपोर्ट प्राइसेस, आप देखिएगा विद इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स व्हाट ऑल विल इमर्ज हियर. क्योंकि जो एक तो है जी, मुझे पता है, मुझे बैठे हुए शुगर का मैंने वो ले लिया है लाइसेंस. साउथ पंजाब में जहाँ कॉटन ग्रो होनी चाहिए बिकॉज इट्स अ वाटर डेफिशिएंट एरिया, वहाँ पर मैं कनाल्स के थ्रू और पंप करके शुगर मिल लगाई हुई है. इट मेक्स नो सेंस. आबियाना भी फ्लैट रेट पर दिया जा रहा है, उसमें भी 4 बिलियन रुपए कलेक्ट हो रहे हैं. पूरे पाकिस्तान में पानी के लिए 4 बिलियन रुपए कलेक्ट हो रहे हैं. पानी आगे जाके हम तरसेंगे एक कराची में इससे ज्यादा कलेक्ट होते होंगे. सो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, वो उससे आपने कलेक्ट करना है. वो ले रहा है अभी रियासत से, वो आपसे ले भी रहा है, और जो वैल्यू वो क्रिएट कर रहा है उस पर रियासत को कुछ मिल भी नहीं रहा. थर्ड आ जाता है रिटेल. रिटेल भी आपको, ताजर भी आपको, वो कहता है कि मैं स्टेट को क्यों दूं. अब जब लास्ट ईयर इन्होंने कोशिश की थी तो एक वो तकरीर है फेमस, एक साहब खड़े हुए बड़े गुस्से में, किसी ताजर बरादरी के थे, कि हमसे लेकर दिखाए कोई, और जब मुझे ये नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं, तो मैं टैक्स क्यों दूं. अच्छा, तो जो लिस्टेड कंपनी है उसको भी तो पानी नहीं मिल रहा. अरे हमें और आपको नहीं मिल रहा, हमें आपको नहीं मिल रहा, सैलरी क्लास को भी नहीं मिल रहा. वो तो दे रहे हैं ना, उनसे तो आप ले रहे हो. यार वो अच्छा पॉइंट है ये. ठीक है. सो उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसने अपने आप को मॉरली ये बात बता दी है कि यार मुझे ये नहीं मिल रहा तो मैं नहीं दूंगा स्टेट को. यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्योंकि देयर आर अदर पीपल हु आर पेइंग डबल ट्रिपल. लेकिन जुनैद एक मसला है ना, वो बोल रहा है नहीं दूंगा, ठीक है नहीं बोल रहा दूंगा. यार कोई ले भी नहीं पा रहा है यार. मुशर्रफ भाई अपने फुल प्राइम में नहीं ले पाए. इस पे भी आते हैं. और अभी तो हम बड़ा हाइब्रिड, बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड निजाम चल रहा है मुल्क में. जुडिशरी काबू में है, सारे इदारे काबू में. इससे तगड़ा तो ग्रिप पावर के ऊपर हमने देखी नहीं है. ये भी नहीं कर पाए. सो अगेन इंसेंटिव्स, वो कहते हैं ना, शो मी द इंसेंटिव्स एंड आई विल शो यू द आउटकम. अच्छा, एग्रीकल्चर में आपने शुगर पे सपोर्ट प्राइसेस दी, एक इंसेंटिव क्रिएट हो गया. साउथ तक शुगर लग गई. शुगर मिल्स बिकेम मेजर पावर ब्रोकर्स, तो शुगर का लाइसेंस लेना मुश्किल हो गया. शुगर का लाइसेंस पॉलिटिकल एलीट के पास आ गया. साउथ ऑफ पंजाब तक शुगर आ गई जहां पर कॉटन होनी चाहिए. ये इंसेंटिव जब आया, जब इंसेंटिव होगा सपोर्ट प्राइस का, तो आउटकम इसी तरह का आएगा कि शुगर टेक ओवर हो जाएगी. उसमें पानी भी जाया हो रहा है मुल्क का. इट्स अ जनरेशनल लॉस. बिल्कुल ठीक है. एंड ये सब करने के बाद क्या सस्ती चीनी मिल रही है जनाब? नहीं मिल रही. फिर $500 मिलियन की आप मंगवा रहे हैं. सो इंसेंटिव देख लें किसकी जेब में जा रहा है. ठीक है. अब आप आते हैं कि रिटेलर से टैक्स कोई कलेक्ट क्यों नहीं कर रहा. नहीं तो इनका ये पॉलिटिकल एलीट के पास. दिस इज कैप्चर. अच्छा, अब रिटेलर से आपने टैक्स कलेक्ट करना है. किसका काम है रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करना? एफबीआर का? नो, इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. ओह यस. सो इट कम्स अंडर सिंध रेवेन्यू बोर्ड, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड. कभी आपने किसी चीफ मिनिस्टर के मुंह से टैक्स का लफ्ज सुना है? कभी नहीं. कभी नहीं. एक इम्पोर्टेड टाई वाला वजीर खजाना हम लाते हैं, वो थोड़ी बहुत टैक्स की अच्छी अच्छी बातें करता है,
अपने करियर के एंड पे सलूटे शलूटे लगवाता है, घूमता फिरता है, IMF ये वो, फिर चले जाता है वो वापस। अभी भी यही हो रहा है। तो दिस इज द प्रोविंसेस हैव टू कलेक्ट। Provinces are not incentivized to collect, neither are they penalized for collection. एक NFC के तहत सारे मुल्क में सेल्स टैक्स कलेक्ट होगा, सारे मुल्क से FBR इनकम टैक्स कलेक्ट करेगी, एक्साइज ड्यूटीज ये वो सब आएंगी, कॉमन पूल में आएगा, NFC के तहत वो बढ़ जाएगा। अब आप बेशक CM पंजाब हैं, CM सिंध हैं, आपके पास बगैर कमाए पैसा आ रहा है और आपकी जो एलोकेशन के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं, फेडरेशन बोरो कर रही है, फेडरेशन 100 में से 45 बोरो करके आपको पैसे दे रही है। होना ये नहीं चाहिए कि फिर हर प्रोविंस को टैक्स कलेक्शन का टारगेट मिले कि अगले साल फेडरेशन इस लेवल से ज्यादा बोरो नहीं करेगी। ये आप सबका इंक्रीमेंटल टारगेट है और वो टारगेट क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए, वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। बताएं कि ठीक है जी, पिछले साल सारे सूबों ने अग्री किया है ज़राअत के टैक्स के नए रेट्स पर, और पानी का जो आबियाना होता है, जुनेद कहाँ कलेक्शन हुई? नहीं, तो आप फिर अमेंडमेंट करें ना, ये 18वीं तरमीम के बाद अमेंडमेंट करें। इससे पहले क्या होता था? 18वीं से पहले क्या होता था? 18वीं तरमीम से पहले क्या होता था? नहीं, इसी तरह डिवीजन होती थी, इसी तरह होती थी। उसका फॉर्मूला फर्क था। फॉर्म NFC के डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड जो था वो फर्क, सिर्फ अमाउंट्स फर्क थे। तो वो सिंध की बढ़ गई थी, उसमें मेन ये हुआ था कि सिंध की बढ़ी थी। जरदारी साहब ने सिंध की बढ़वा दी, वफाक पे गुड बाय कर दिया उन्होंने। सो अब या तो आप ये कहें कि अगेन इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड, जो प्रोविंस है उसके पास इंसेंटिव है कि मैं जाके बस NFC के लिए लड़ूं। नहीं, लेकिन अगर वो पैसे ज्यादा कमाएगा जुनेद तो उसको फायदा नहीं है। अगर लेट्स से मेरा 25% है NFC में, तो मैं 100 रुपए कलेक्ट करूंगा, वो जाएगा पूल में, मुझे 25 मिलेगा। तो इट्स नॉट अ कलेक्टिव। होना ये चाहिए कि हर प्रोविंस का एक अपना सेल्स टैक्स का टारगेट होना चाहिए क्वालिटेटिव, कि इस दफा आपने रिटेल से इतना कलेक्ट करके देना है, इस दफा आपने एग्री से इतना कलेक्ट करके देना है। ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है। आई थिंक दिस नीड्स टू हैपन। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो पावर थेफ्ट है, जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, आई थिंक इस साल वो कम हुए हैं थोड़े से। आई थिंक 100 बिलियन से इंप्रूवमेंट आई है, बट वो 550 बिलियन थे। पावर थेफ्ट कहाँ होती है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहाँ है? सूबों में। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ओन कौन करती है? ये तो फेडरल गवर्नमेंट ओन करती है। लेकिन अगर आप मीटर चोरी पर कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं तो फेडरेशन तो कोई अपनी पुलिस नहीं भेजेगी ना, सूबों को चाहिए हेल्प। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है तो सूबों के पास, तो सूबों ने करनी है, और वो करते नहीं है। So I've asked this question many times, point blank, to people in the federation, to federal ministers. तो आप ये क्यों नहीं करते कि आप ये पूरा टारगेट है, लेट्स से इस साल का 580 बिलियन का लॉस हुआ, अगले साल हम कहते हैं कि और प्रो रेट कर लेना कि जी ये पंजाब में इसका 40% थेफ्ट हुआ है, सिंध में 30 हुई है, इसकी लेस्को इज नाउ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हिसाब से लेट्स से इस साल हम कहते हैं कि अगले साल हमने 100 बिलियन से ट्रांसमिशन, ये जो लॉस है, ये चोरी है, इसको कम करना। ठीक है, तो इस 100 बिलियन को ब्रेक करके सबको टारगेट देना, ये एक फेडरल टारगेट है। फेडरेशन ने बोर्ड्स बना दी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, ये तो चीफ मिनिस्टर्स के गले में डालें। तो बिजली की अगर चोरी हो रही है और उसकी रिकवरी को इम्प्रूव करना है और पुलिस को भेज के या लॉ इन्फोर्समेंट को भेज के इसको आपने ठीक करना है, पुट दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अगर एग्रीकल्चर का टैक्स पे सबने अग्री कर लिया बट कलेक्शन नहीं हो रही, वफाक डर रही है, IMF कह रहा है कि भाई अब कलेक्ट करो, इससे ज्यादा तुम सैलरी क्लास पे और फॉर्मल सेक्टर पे कितना बोझ डालोगे, वो छोड़ के भाग रहे हैं यार। तो आप डर जाते हैं, आप करते नहीं है कि मेरा वोट बैंक वहां पर है, क्योंकि आपने तो शहरों में वोट लेने हैं, वहां से जितनी सीट्स आएंगी तो आपकी वफाक में हुकूमत बनेगी। पर ही इम्प्लीमेंटेशन तो सूबों में होनी है। अगेन सूबों का क्या इंसेंटिव है? खर्चे करो, प्रोजेक्ट करो, हमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल एक अजीब व्यूज मिलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बहुत को अच्छा होने लग गया है, सब कुछ ठीक हो रहा है और बिल्कुल ठीक सिमत में मईशत चल पड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई दे जस्ट किकिंग द कैन फॉर, मतलब ये सिर्फ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, बैलेंस शीट मैनेजमेंट हो रही है, कोई एक्चुअल रिफॉर्म्स नहीं हो रही। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? I think both of those things are true and I'll explain how. ठीक है। So tax collection has improved by 15 to 20% in the last on average 15% से बढ़ी है, बट वो उन्हीं को टैक्स लगा रहे हैं जो पहले से दे रहे थे। बैंक्स पे सुपर टैक्स लगा दिए, बड़ी लिस्टेड कंपनी पे सुपर टैक्स लगा दिए, इसी तरह से और इन्हीं जगहों से। ये तो रिग्रेसिव है ना जुनेद? ये बिल्कुल रिग्रेसिव है।
जो मेजर रिफॉर्म्स करने हैं आपने, प्राइवेटाइजेशन इज अ मनी पॉट, हाँ। वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ ट्राई की थी इन्होंने पीआईए, दे डिड इट इन आते वेरी हैं बैड वे। आते हैं उस पे। हाँ पीएसडीपी पे वो थोड़ी कट कर दिए, बट दे हैव नॉट डन पेंशन्स पे एनीथिंग कुछ नहीं मेजर। किया। पेंशन्स पे अभी तक सुन रहे दो हैं प्रोविंसेस ने, केपी ने कर केपी ने दिया, किया था, केपी ने तो बहुत पहले कर दिया था। उन्होंने नए एम्प्लॉइज के लिए कर हाँ। दिया। whoever is रोक दिया ना उसको यार, whoever is joining उसको now। रोक दिया ना। अच्छा पंजाब भी, आई थिंक पंजाब ने लास्ट ईयर कर दिया है या करने वाले हैं, if I'm not अच्छा, मैंने mistaken। नहीं सुना जी। What have they not done, which was expected that they will do this year, was to widen the tax base. कुछ नहीं किया। This was the opportune moment. I literally thought कि इस बजट में कोई धमाका होगा, हाँ, कि एग्रीकल्चर पे ये डिफाइन करेंगे कि इस साल हमारा एग्रीकल्चर से लेट्स से 50 बिलियन का टारगेट लेना है, है। लेना है। चलो 4 बिलियन है ना, आप बोलो 20 बिलियन लेंगे, 20 बिलियन इज नथिंग, जिक्र ही नहीं किया। बोलो ना यार, पुट अ टारगेट। रिटेल बोलो यार ठीक है यार, रिटेल का एक स्ट्रक्चर होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब एफएम थे, उन्होंने निकाला था यार, सुनारों से इतना ले लो, हाँ। लोहारों से इतना ले लो, फलान कुछ तो करो। चलो फाइन, बिजनेस माइंड ने का एक तरीके का आ रहा है, इसको लेके चलते हैं यार, कुछ तो तरीका निकालो ना। आईएमएफ की हर रिपोर्ट में आता है बार बार कि ये चीजें होनी है, आपने नहीं की। आपकी थोड़ी स्टेबिलिटी आई हुई थी। अच्छा एक और चीज़ बेहतर तरह से मैनेज की, जो एफएक्स फ्लोस थे उनको मैनेज किया, थोड़ी लग्जरी गुड्स की एलसीज नहीं खोल रहे थे, थोड़ी एक्सपोर्ट सेक्टर को थोड़ा सा इनकरेज किया। पावर सेक्टर में जो कैपेसिटी पेमेंट है वो थोड़ी सी निगोशिएट डाउन की अभी तो उसमें ही फड्डा हो गया। है, फड्डा उस पर हम आएंगे, मैं बात करना चाहूंगा कि वो जिस तरह से हुई है वो चाइनीज होना, है और नहीं, चाइनीज ने तो उस पे जिस तरह से ब्लॉक होना कर था दिया उस पर जी। फड्डा होगा, होना था उस पे। वहां से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके। अच्छा फिर थोड़ी सी आपने एनर्जी प्राइस को थोड़ा सा रैशनलाइज किया, आपने विंटर में टेस्ट किया मार्जिनल डिमांड का पैकेज, इससे अभी कोई मेजर फर्क नहीं आया, बट थिंकिंग ये करेक्ट है कि मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पर लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स आप लोगों को दें। तो ये इन्होंने 5-6 चीज़ें की, थोड़ी सी रिजर्व बिल्डिंग की, हाँ वो उस पे स्टेट बैंक का क्रेडिट है उसमें। रिजर्व बिल्डिंग की बेहतरीन काम कर है, रहा है। स्टेट बैंक खरीदता है, तो शिप को थोड़ा सा आपने स्टेबलाइज कर लिया। अच्छा ग्रोथ नहीं आ रही, दो मेजर मसले हैं खड़े हुए, विच एवरीवन इन इस्लामाबाद नोस कि अब ये करने हैं, ग्रोथ लानी है और टैक्स कलेक्ट करना है और खर्चे कम करने हैं। तो आई ऑलवेज थिंक कि ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट आर आउटकम्स। If you will make your government viable, which means you improve tax collection and you cut expenses and do privatization and get rid of pension, the state becomes more viable. Then the state actually has fiscal space, which means some money to push certain sectors. Okay, let's say shrimp farming को push करना है, या olive oil में काम हो रहा है इसको push करना है, चलो यार हम 5 साल के लिए आपको incentive देते हैं। या फिर आप जब उस मजबूत पोजीशन में आते हैं, आप जाके पुराने सेक्टर्स जिनको रिफॉर्म्स जिनको इंसेंटिव्स दिए हुए थे, जो आप प्रोड्यूस नहीं करे, आप उनसे जाके फिर वो वापस लेते हैं या उनको, तो वो काम नहीं हो रहे। देयर आर मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट्स। अब जिस तरह केन्जियन जो स्कूल ऑफ थॉट होता है, उसमें ये होता है कि जब इकोनॉमी डाउन होती है और लो ग्रोथ पीरियड होता है या रिसेशनरी पीरियड होता है, उस वक्त गवर्नमेंट अपने रिजर्व्स को खर्च करे और इकोनॉमी को जो आपने capitalize देखा है करे। दुनिया भर में। और जब रैपिड ग्रोथ के ईयर्स हैं जिसमें अबंडेंस है, तो गवर्नमेंट रिजर्व बिल्डिंग करे, फिस्कल रिजर्व्स भी बिल्ड करे, वही बात हो गई ना ये। उसको करे। बट अब मसला क्या है? पैसे नहीं। यस तो अब जब आपका गरीब दौर आया है जिसमें हुकूमत को चाहिए थोड़ा वो पुश करे, मैंने आपको वही बताया कि 100 रुपए में से खत्म हो चुके हैं पैसे। आप 45 अब कुछ भी रुपए नहीं है। बोरो करके क्या कर- 48 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट्स में दे रहे हैं। कुछ है ही नहीं। सो एक्चुअली यू डोंट हैव एनीथिंग, ओह माय you गॉड। don't have anything to catalyze growth. तो सुनीति कैसे निकलेंगे इससे? कैसे निकलेंगे? सबको पता है कैसे निकलेंगे। मुझे तो नहीं पता भाई, बताइए। देखें कुछ मेन सेक्टर्स हैं जिनसे टैक्स लेना है। वो काफी शरारती मुस्कुराहट के साथ आपने ये कहा है। देखें कुछ देखें चलें लेट्स मुकद्दस गाय हैं उसमें कुछ। नहीं, इसमें क्या ओपन सबको पता है बात। हाँ। देखें एग्रीकल्चर से आपने टैक्स लेना है, उसको पीपल्स पार्टी हमेशा रेजिस्ट करेगी, उसकी मेजर बेस है एग्रीकल्चर। आपने रियल स्टेट से टैक्स लेना है, ऑफ कोर्स I'll say it, of course मिलिट्री के मिलिट्री बिगेस्ट का लैंड ओनर ऑफ द बिगेस्ट लैंड ओनर ऑफ द कंट्री है। एक तो वो, और एक पूरी उनके इस इकोनॉमी के शैडो में एक पूरी
ठेकेदार क्लास इमर्ज हुई है बिल्कुल जो पार्लियामेंट में भी जी, जी। बड़ी मजबूती से आ गई है। भाई मलिक रियाज उस शैडो से emerge हुआ है। मतलब दैट्स द आर्केटाइप, बट इस हाँ, आर्केटाइप के archetype, बहुत लोग हैं। हाँ, मतलब आर्केटाइप है, मतलब वो है, यही प्रोसेस यही फॉलो हुआ है। और फिर तीसरा अब दर्जनों ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। तीसरा आप ट्रेडर्स पे आते हैं। वो नोनी के- पीएमएलएन जो है, पीएमएलएन ट्रेडर्स को तंग करते हुए डरती है। फिर ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ है, आपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस बंद करनी है, आपने डिपार्टमेंट्स बंद करने हैं, तो ब्यूरोक्रेसी होना क्या चाहिए। अगर एक ट्रूली आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो दे शुड बी, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में देयर इज अ सीक्वेंसिंग वॉर गोइंग ऑन कि हु विल गो फर्स्ट, हु विल गो फर्स्ट। इन अ वे इफ यू थिंक अबाउट इट, पिछले 2 से 3 साल में रियल स्टेट पे काफी कर्ब्स लग गए थे, फिर अभी निकल आए ना बाहर। अब क्यों निकले उसकी रीजन है। सो इन अ वे the biggest institution went first. The biggest institution went first. The biggest institution facilitated these two parties to come in and died. मैं सोच रहा था कि अच्छा तो इसका मतलब है अब ये रिटेल और रियल स्टेट पे लगाएंगे, बट इस दफा कुछ हुआ नहीं। मे बी दे थॉट इवन दो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई हुई थी शिप में, अब ये वॉर भी हुई थी, उसमें भी एक बच गया, यूफोरिया हाँ, था मुल्क euphoria। में, यूफोरिया था। उस यूफोरिया में आप मैसेज कर सकते हैं कि देखो यार हमें मुश्किल फैसले करने हैं। द बेस्ट टाइम टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस, ये बजट था। दिस वाज द बजट, सो दे मिस्ड दैट बोट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने अभी ब्यूरोक्रेसी का बहुत दफा जिक्र किया। यानी 2.5 अरब रुपए एक दिन का खर्चा है वफाकी हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब। ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब सबका है, ये इस वक्त यही है, इस वक्त यही है। देखें, दिस इज build up हो रहा था, बिल्कुल ठीक है। they've all been in this, हाँ। no government, not a single government, we've had PMLN governments, PP governments, PTI governments, military government, nobody has done this, nobody has cut the size of the federal government. For example, education और healthcare 18th amendment के बाद सूबों के पास चले गए। फेडरेशन में जितने लोग थे उतने ही हैं, शायद बढ़ गए होंगे। उन्हीं डिपार्टमेंट्स 18 मिनिस्ट्रीज खत्म हो चुकी है, लेकिन लोग वहां पे हैं, लोग वहां पे हैं। So every single person who has been in power is equally answerable for that. चलें वो उन्होंने नहीं किया, कोई कहेगा मुझे टाइम नहीं मिला, किसी एक ने आके बोला कि ये मेरे एजेंडा का हिस्सा है। रिफॉर्म इज वेरी हार्ड, हाँ, राइट, रिफॉर्म इज नॉट इजी। मैं यहाँ बैठ के ये कर दें, इट्स नॉट इजी। You have to, आप शब्बर ज़ैदी अप्रोच पे नहीं चलते। नहीं, रिफॉर्म इज हार्ड नो मैटर हाउ यू डू इट। सो उसको आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ लेके चलना पड़ता है। ओके, व्हाट डू आई डू फर्स्ट, ठीक है, राइट। सो लेट्स से प्राइवेटाइजेशन, it makes the most sense. बिल्कुल ठीक है। There are businesses in which the private sector is flourishing and the government is consistently failing. Neither is it delivering a good service, nor is it helping the exchequer. You should not be in it. It makes no sense. So उस पे आप उससे निकले। आप 20 साल से कह रहे हैं कि आप 20 साल पहले से मैं आपको सुन रहा हूँ, आप कहते थे कि यार पीआईए को 1 रुपए में प्राइवेटाइज कर दो। हुआ नहीं आज तक। मैं उन लोगों की मैं मिसाल दे देता हूँ कि यूबीएल, एमसीबी और एचपीएल और एलाइड बैंक, बिल्कुल ठीक है, आज 100 बिलियन, 70 बिलियन टैक्स जमा करा रहे हैं। क्या बात है, करा रहे हैं ना। उस वक्त जितने लोग, इस पे भी हमने एक पाकिस्तान अकाउंटिंग पे वीडियो की है, कि जितने लोग उन्होंने निकाले थे उससे कहीं ज्यादा ऐड कर चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि पीआईए मैंने बेचनी है, कोई क्यों खरीदे? मैं क्यों खरीदूं? फर्स्टली जो उसके टोटल एसेट्स हैं, मैं रूजवेल्ट मिला लूं, पीआईए के जितनी ज़मीनें मिला लूं, जहाज तो मेजॉरिटी लीज के हैं उनको मिला लूं, तमाम बिल्डिंग्स मिला लूं, उससे कहीं ज़्यादा उसकी डेट है। ठीक है। सो सब ओ जी हमारा नेशनल एसेट है, यार नेशनल एसेट है बट वो दिवालिया है, इट इज़ नेगेटिव। इफ़ फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसकी एसेट्स 1 अरब के हैं लेकिन उसकी लाइबिलिटी 5 अरब की है, आई गिव दैट कंपनी टू यू फॉर फ्री। सो आपको कितने में पड़ी वो कंपनी? आपको 4 बिलियन में पड़ी, क्योंकि अब 4 बिलियन की लाइबिलिटी आपकी हुई। इन्होंने पहला राउंड करके देखा, लोगों ने कहा हमने नहीं खरीदनी, हमें इसके मजा नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे कि अच्छा बट इसके पास लैंडिंग राइट्स हैं। ओके, उस लैंडिंग राइट की एक सर्टेन वैल्यू है, बट उसमें लैंडिंग राइट्स है, बट आई हैव टू इन्वेस्ट इन इट, राइट? आई हैव अ लाइसेंस इन अ वे, नाउ आई हैव टू बाय प्लेन्स। EU के स्टैंडर्ड्स सर्टेन है जो हम फेल करते जा रहे थे, उन्होंने हमें बंद कर दिया, खुल गए दोबारा, खराब खुले हैं दोबारा। I have to upgrade the standards
I have to build a competitive service. I'm not just one PI anymore. There is regional competitors, Emirates खा गए वगैरह, आपको, ठीक है। तो अब आप डील को आसान कैसे बना रहे हैं? पहले तो आपने कहा अच्छा ठीक है, एक इसकी जो डेट है उसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है, तो अब आप चलें डेट निकल गई, ये गवर्नमेंट की मसलों से हुआ है, नया बायर क्यों खरीदेगा ठीक डेट, है, उसको रीस्ट्रक्चर करके बैंक्स को दे रहे हैं, टिका पाकिस्तानी दिया, बैंक्स को टिका दिया। पाकिस्तानी बैंक को टिका रहे। तुमने बहुत फायदा कमाया, तुमने बहुत पैसे इस पे भी हम आ सकते हैं, हाँ, पाकिस्तानी आएंगे। बैंक्स पे के साथ टिकने क्या हो पे रहा है? मुझे साथ अफसोस नहीं है, बट इट्स रॉन्ग, बट अफसोस नहीं है, इसमें करते हैं बात, करते हैं। हाँ, आपने ये किया कि इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, तो दूसरा उसकी जो सर्विसेज एंटिटी को अलग कर दिया, फिर आप उसके कुछ स्टाफ को आई थिंक जिनको रिटायर करना होगा उनको अलग कर लेंगे, तो एसेंशियली आप उसको बाइट साइज बना देंगे कि ये इसके इतने जहाज हैं और ये इतने लीज हैं, ये इसके लाइसेंसेस हैं, ये इसकी एक छोटी बैलेंस शीट है, अब आओ इसको खरीद लो। खरीद लो। अब इसको बेचने के भी कई तरीके होते हैं। अब आप एक स्टेट एसेट बेच रहे हैं, एक तो आप 100% बेच रहे हैं, ये नहीं बेच रहे हैं। आप ना बेचें 100%, आप ये कहें कि जी हम 50% बेचेंगे, या आप आए, आप टेक्निकल पार्टनर हैं, आप एमिरेट्स हैं, एयर अरेबियन, आप 51% ले लें। लेकिन जिन्हें आप बहुत बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन हमने के इलेक्ट्रिक केस में देखा, जो मैंने आपसे पूछा भी, कि वो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के नाम पे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस जा रहा है उसमें। क्या पीआई के साथ भी ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा? नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, और दैट हैज टू डू विद एनर्जी पॉलिसी। पाकिस्तान में आई डोंट नो व्हाई रूल ये है कि हर पंप पे सेम प्राइस पे पेट्रोल मिलेगा और हर एरिया में सेम कीमत पर बिजली मिलेगी। ठीक है, तो बिजली 34 रुपए का हमारा टैरिफ है, थर्कोल से जनरेट हो रही है, और जारी उधर है। वो जो नए थर्कोल के प्लांट है वो सबसे अच्छी सस्ती बिल्कुल ठीक है। एनर्जी बन रही है। क्या है, जो अपने हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इनकी उससे भी सस्ती सस्ती एनर्जी है। है। हमारे जो इम्पोर्टेड एलएनजी की महंगी है, इम्पोर्टेड ऑयल वाले अब तो खैर उनको चलाते नहीं हैं हम ज़्यादा, वो और भी महंगी है, लेकिन उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। रन ऑफ द उनकी कैपेसिटी। तो हम एक तो ये डिफरेंट हमारे पास प्लांट्स हैं जिनकी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये लेते हैं, इसके ऊपर हम कैपेसिटी पेमेंट्स लगाते हैं, इसके ऊपर हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस लगाते हैं, इसके ऊपर सर्कुलर डेट का इंटरेस्ट लगाते हैं, इसके ऊपर सीपेक के प्लांट है इसका इंटरेस्ट लगाते हैं, इसको डिवाइड करके फिर पूरे मुल्क में 3 या 4 स्लैब्स के हिसाब से सबको बेचते हैं कि जी सबसे गरीब को इतने मिलेगी, उससे लेकिन एक यूनिट और का 34, 40, 45 रुपए का 45 का आता है, और उसमें भी देते हैं सबसे गरीब को इतना देंगे, तो जो मिडिल क्लास है वो 6 मीटर लगा लेता है, और फिर स्लैब किया बस, फिर उसमें चोरी होती है। उसूली तौर पे भाई जो चीज़ जहाँ सस्ती है उसको वहाँ दो। ठीक है। तो क्योंकि ये हुआ है, तो के इलेक्ट्रिक आपने प्राइवेटाइज तो कर दी। के इलेक्ट्रिक पहले तो लॉस करती थी हर साल, इट वाज अ बर्डन, अब वो प्रॉफिट करती है, आई थिंक 3-4-5 बिलियन रुपए का टैक्स भी देती है। लेकिन ये अब आपने टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देनी है कराची के लोगों के लिए, अदरवाइज के इलेक्ट्रिक प्रॉफिटेबल होगी। के इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी भी है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है। आई एम नॉट अ फैन जिस तरह से कैपेसिटी पेमेंट्स को वो किया गया है वो। अच्छा, फिर उसके बाद जो सर्कुलर डेट है उसको भी आपको पता है ना, वो लॉन्ग टर्म रिस्ट्रक्चर करके वो भी बैंक्स को दे दिया कि आपने ये अब सब्सक्राइब करना है, तो वो भी हो गया, उससे भी थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, फिर जो सीपेक के प्लांट्स हैं जो रिसेंटली लगे हैं, इनकी डेट रिस्ट्रक्चर हुई। अब चाइना को आप कह रहे हैं कि अच्छा इस डेट को रिस्ट्रक्चर वो नहीं मान रहे ना, वो कह रहे ठीक है, फिर तुम बाहर जाओ पैंडा बॉन्ड करो, एक युआन मतलब ये आरएमबी में करो या डॉलर में एक नया डेट इशू करो ग्लोबली, वो फिर 10-20 साल की तुम उसकी पेमेंट्स कर लो, एंड इफ यू कैन सक्सेसफुली डू इट देन यू फिर मैं ये मान जाऊंगा, you pay me and then you take that debt. जबरदस्त। You talked about China, एक इतना बड़ा जगरनॉट है हमारे बराबर में, उसने पिछले 10 सालों में पता नहीं $1 ट्रिलियन लगा दिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, 150 मुल्कों में पैसे लगा चुका है। अच्छा, हम बड़े खुशफहमी, जब मैं तो बड़ी खुशफहमी में था कि सीपेक हम बड़े खास अल्लाह के चूजन मखलूक हैं, और सॉरी चाइना के चूजन मखलूक हैं कि हम पे इतना पैसा लगा है। लेकिन चाइना ने 150 ममालिक में $1 ट्रिलियन लगाए हैं, और हर जगह इसी तरह की डील्स हैं हमारी जैसी हैं। इट्स अ बिजनेस डील, इन्वेस्टमेंट कहता है भाई सॉवरेन गारंटी दो, हाई इंटरेस्ट रेट दो, डेवलपिंग मार्केट में घुस रहा हूँ। क्या हम सीपेक से वो निकाल सके जो निकालना था? सीपेक की जब ग्राउंड्स ले हो रहे थे, आई थिंक मैं एग्जैक्ट नंबर भूल रहा हूँ, कोई $60-70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। तो हुआ ये था कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ एरा आया, उसमें ग्रोथ आई,
उसके बाद पीपल्स पार्टी एरा आया, Tank बाय देन किया। ग्रोथ आ गई थी बट एनर्जी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। सडनली फिर डॉलर डिवैल्यू हुआ। पीएमएलएन गवर्नमेंट आई तो इस नाम पे उन्होंने वोट लिया कि बिजली हम लगाएंगे, तो सीपेक स्टार्ट हो गया उस वक्त। आई थिंक दिस इज व्हाट फिर वो हर जगह 2013-14 13-14 हाँ। तो उनके साथ कंसीव हुआ कि एक तो जो पावर प्लांट्स लगेंगे, रेलवे पूरी वो होगी, नॉर्थ टू साउथ हाईवेज बनेंगे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनेंगी, और माइनिंग में काम होगा। थरकोल को डेवलप करेंगे, बलूचिस्तान में माइनिंग को डेवलप करेंगे, एंड जो वेस्टर्न चाइना है उसकी लॉजिस्टिक्स की प्राइमरीली जो बैकबोन होगी वो पाकिस्तान होगा। एंड अगर ये सब प्रोजेक्ट चल गए तो हम अगले एक डेकेड 6-6.5% से ग्रो करेंगे। तो इसलिए वो जो हम पावर कैपेसिटी लगा रहे थे, हमने कहा ये बहुत जरूरी होगी, बिकॉज़ इट वाज ऑल पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। We none of that got delivered. The highways did not happen at the speed. We couldn't develop those export processing zone. Political upheaval शुरू हो गया, political start हो गया ना। 2014, 13, 14 में ये आए हैं। Then वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे कंटेनर्स वाले। फिर आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाकया हो गया। उस वक्त वो सारी शुरू हो गई, क्या कहते हैं, पूरे मुल्क में बॉम्ब ब्लास्ट एंड टेररिज्म शुरू हो गई। फिर ज़र्ब अज़्ब शुरू हो गया, नेक्स्ट इलेक्शन आ गया, पीटीआई गवर्नमेंट आ गई। दैट एंटायर पीरियड वाज अपहीवल 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 अपहीवल। नन ऑफ दैट विजन मटीरियलाइज्ड। तो सीपेक की जो बचा हुआ है सीपेक का, वो बचा हुआ है कि प्लांट लग गए और उसकी कैपेसिटी पेमेंट हमें देनी पड़ रही है। माय गॉड। लेकिन ना वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनी, ना वो वेस्टर्न चाइना का तो ये इंफ्रा प्लांट क्यों बना दिए? फिर हम रुक जाते जरा कि यार भाई अभी। दिस इज अ फेयर क्वेश्चन। ये सवाल बनता है वो तमाम लोगों से जो सरसे में एनर्जी मिनिस्टर्स रहे, जो नेपरा के चेयर्स रहे, जो ये तमाम जो लगाने दिया आपने? हम लगाते गए, हमने उसको नहीं रोका। अच्छा, और पता है क्या, देखिए ये भी होता है, एक जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये कोई छोटी गारमेंट फैक्ट्री नहीं है 10 मशीनों की, तो आपने कहा अच्छा चलो रोक दो। हाँ, नहीं रुकते ऐसे। ये प्रोजेक्ट कंसीव करने में आप पहले अच्छा 20% इक्विटी होती है लोकल ग्रुप की या किसी फॉरेन ग्रुप की, 80% बैंक फाइनेंसिंग होती है इसमें। उसमें लोकल बैंक शामिल होते हैं, फॉरेन बैंक शामिल होते हैं, आईएफसी शामिल है प्रोजेक्ट्स में, वर्ल्ड बैंक शामिल है। ये पूरा, ये कोई छोटी मोटर बोट नहीं है, ये एक शिप होता है। तो उसका इनर्शिया होता है, ये रुकती नहीं होता है, ये चल पड़ा है। तो इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू सडनली स्टॉप दोस प्रोग्राम्स। एंड बाय द वे यू डोंट रियलाइज कि अच्छा ये तो लगता जा रहा है और ग्रोथ नहीं आ रही। सो जो प्लान बना था 2013-14 में पाकिस्तान का, वो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। इसमें ये भी था कि केपी में भी हम जोन्स। जुनैद, मेरा एक सवाल है जुनैद, क्या वाकईतन इसको इस डेप्थ में जाके एनालाइज किया गया था कि यार बहुत एक चांस है कि ग्रोथ ही ना आए, तो ये जो खड़ा कर रहे हैं इसका क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है ये? No, nobody. I don't think anybody thought about that. है ना? But गेम चेंजर एक इतना हमने शोर मचाया। By the way, गेम चेंजर पे मैं आऊंगा, आगे एक और गेम चेंजर की बात करूंगा। But what happened after that? We want to feel good. There is a geopolitical angle you can look at it. You can look at it as internal political strife. आप इसको terrorism, इसको बहुत lenses से आप प्रॉक्सी वॉर है। आप बहुत lenses से देख सकते हैं। हाँ, अगर मैं ये कहूँगा हाँ ये हमारे साथ बुरा हुआ है, प्रॉक्सी वार हुआ है, तो फिर वो सब कहेंगे हाँ यही हुआ हमारे साथ। बट I don't want to get into that. हमने रूम नहीं रीड किया। We didn't read the room कि देखो इतने बड़ी अग्रीमेंट्स हो गई हैं। अच्छा, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए था कि इतनी बड़ी सॉवरेन हम अग्रीमेंट्स कर चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग पावर हाउस जो है वो आपसे कह रहा है कि चलो ठीक है, काम करते हैं, सड़कें बनाओ, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाओ, रेलवे को ठीक करो, एनर्जी की कॉस्ट को कम करो और भागो। 6.5% से ग्रोथ करते, लेट्स डू दिस। तुम हमारा वेस्टर्न चाइना का लॉजिस्टिक्स तुम करोगे, गवादर को चलाओ, सब कुछ करो। आप ये देखें ना, ये ग्राउंड वर्क तो ले हुआ, लेकिन लड़ाई वो 10 साल हमने जाया कर दिए ना। इमरान साहब, ये सब आपके जो पुराने गुनाह होते हैं ना, उनका बाद में आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब 400 साल पहले हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड बन रही थी, तो हम ताजमहल बना रहे थे। जबरदस्त बात। उसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। तो वो उसको आप कह सकते हैं सीपेक की लॉस्ट डेकेड। अच्छा, अब ये हुआ कि वो अब हम कहाँ खड़े हैं?
अच्छा, महंगे प्लांट लग गए एक तरफ, दूसरी तरफ सोलर हो गया सस्ता। वो भी चाइना ने दिया वो भी नहीं, अब वो तो देखिए कंज्यूमर, वो चाइना गवर्नमेंट को नहीं बेच हाँ रही, चाइना गवर्नमेंट को नहीं बेच रहा। एनर्जी की टेक्नोलॉजी चली गई आगे। ये आपके 44,000 मेगावाट के डायनासोर, ऑलमोस्ट डायनासोर कहने खड़े हैं। यहाँ पर 40-45,000 मेगावाट की सोलर आ गई है पाकिस्तान में। So and what is happening is it is getting cheaper, and now battery is getting cheaper. So in like 2 years, one of the CEOs of a solar company in Pakistan was telling me कि हो सकता है कि 2027 में जो 500 गज का या 1 कनाल का घर होता है, वो तकरीबन 7.5-8 लाख में कंप्लीटली ऑफ ग्रिड हो जाएगा, इंक्लूडिंग सोलर एंड बैटरी। तो फिर इस ग्रिड का क्या करेंगे? So again, now I take you back. जब केटेकर गवर्नमेंट आई थी, ये वाली काकड़ साहब वाली, हाँ, उस वक्त क्या what was the one word we were talking about? क्या? गेम चेंजर, नहीं, SIFC, नहीं, कौन सा? वो बैंकरप्ट हो जाएगा पाकिस्तान, बैंक दिवालिया, डिफॉल्ट शायद कर देना चाहिए था। You know, because as a company, देखो हमारे यहाँ तो कोई ये लॉज नहीं है बैंक्रप्सी के। अमेरिका में बैंक्रप्सी लॉ, अगर आपका बिजनेस बैंक्रप्ट होता है आप बैंक्रप्सी क्लेम कर सकते हैं। Man, because this grid we will not be able to save. This grid and its capacity amendments will continue to bite us. Its debt will continue to bite us as homes, as retail businesses, as industries will move to solar. अब उसको रोकने के लिए 18% सेल्स टैक्स लगा दिया इस बजट में सोलर पे। तो अब नाउ फिर इन इस्लामाबाद, इट्स नॉट एन इजी डिसीजन। अगर आप वजीर खजाना है, आप ग्रिड को बचाएं या आवाम को बचाएं। अच्छा, इंडस्ट्री जो है खास तौर पे टेक्सटाइल वगैरह, इनको हम इतने अरसे से दे रहे थे सस्ती कैप्टिव गैस। एट वन पॉइंट जो जेन बाकर का प्लांट होता है, जनरल इलेक्ट्रिक का, आई थिंक वो कितने मेगावाट का होता है जो गैस से चलता है। I went to Austria to that plant in 2017. तो उसने कहा पिछले 5 साल में I think Pakistan was our biggest market. My God. तो अब सारे टेक्सटाइल वालों ने अपने लगा लिए, अपनी कॉस्ट पे वो लगा लिए। गवर्नमेंट ने उनको सस्ती हाँ, गैस दे दी, बिलो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स गैस दे दी। ग्रिड महंगी से महंगी होती गई, ये अलग बैठे हुए थे, वो अलग बैठे हुए थे, उन्होंने सोलर भी लगाना शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट, अच्छा गैस, अब गैस तो गैस है ना यार। गैस $13 पर MMBTU की ग्लोबल उसकी मार्केट है। आप कंज्यूमर को 3 में, इंडस्ट्री को 6 में दे रहे हो। Man, you're giving, actually this is gold, I know it is worth gold, everyone knows its value and I'm giving it away जी। तो मतलब कुछ टेक्सटाइल का, कुछ फर्टिलाइजर को भी मिलता है बहुत। सो नाउ एज अ गवर्नमेंट यू आर सेइंग कि अच्छा यार मैं गैस को तो बचा लूं, लेकिन अब आपने अग्रीमेंट्स किए हैं लोगों के साथ, तो अब आप कैप्टिव पावर प्लांट्स वाले जो हैं, जिन इंडस्ट्रीज ने, उनको आप कह रहे हैं कि अब कैप्टिव पावर तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम ग्रिड से खरीदो। वो कह रहे हैं यार मैं ग्रिड से क्यों खरीदूं, मैंने तो लगाया था, इतने पैसे लगाए थे, एंड इतनी महंगी है ग्रिड। हाँ। तो फिर गवर्नमेंट कह रही है इट्स अ मेस, इट्स अ मेस, टोटल मेस। जुनैद, लेकिन बहुत खतरनाक बात आपने कही थी कि आपने ये कहा है कि ये पावर का मसला हल होने नहीं लगा अभी, ये अभी डसेगा ये सांप और ये और बड़ा होता जाएगा। लेकिन आपने फॉर नाउ उसकी प्रॉब्लम को रिसेंटली ट्रांसफर कर दिया, हाँ कर दिया है, आगे फेंका बैंक्स को ट्रांसफर कर दिया। अच्छा हुआ इनके साथ। अच्छा, गेम चेंजर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था अभी, CPEC गेम चेंजर था। जिन्हें उसके बाद एक और गेम चेंजर आया SIFC, उसके बाद अभी एक और गेम चेंजर आया है मिनरल रिजर्व्स, $1 ट्रिलियन। जिन्हें आप दुनिया घूमते हैं कहीं इकोनॉमीज और मईशतें एक गेम चेंजर से इस तरह होता है? हमारा क्या इन्फैचुएशन है गेम चेंजर? वो है ना स्टैटिस्टिक्स के जो when really poor people win a lottery, you know about this right? Yes. जो लॉटरी बिल्कुल गरीब होता है ना, वो खरीदता जाता है लॉटरी, क्योंकि अब उसके पास पैसे बेचारे के पास इतने कम बचते हैं। हाँ, छक्के कहता है यार मैं ले लेता हूँ गैस स्टेशन से लॉटरी के टिकट, और उसमें छक्का लग जाता है। None of them ever live with that money. It always gets splurged or it gets stolen or something happens. बिल्कुल ठीक है। So the only country in the world जिसने truly benefit किया कोई natural gift से like oil is Norway. अच्छा, आप देखें सऊदी अरेबिया अब रिफॉर्म कर रहा है, लेकिन for 60-70 years oil wealth did not translate into development of its economy or people. And
And Dubai, in a way, did not have oil, so they built a services infrastructure. मजा तब आता है कि ये चीजें सोने पे सुहागा हो, ये चीजें मलाई हो ऊपर से, ये चीजें चेरी ऑन टॉप हो. पाकिस्तान किस तरह से ग्रो करता है? या तो वो सर्विसेज लेड ग्रोथ ला सकता है, लोग बहुत हैं, उसके लिए आप उनको पढ़ाएं. एग्री लैंड है आपके पास, एग्री ग्रोथ आ सकती है, उसको डीरेगुलेट करें, परफेक्टली कंपेटिटिव करें और लोगों को एग्रीकल्चर पे ट्रेन करें, पानी के मामलात को दुरुस्त करें, ताकि हाई वैल्यू क्रॉप्स हम ग्रो करें, लो वैल्यू क्रॉप्स मंगा लें बाहर से. तीसरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी आ सकती है. उसके लिए आपको पढ़े लिखे इंजीनियर चाहिए, सस्ती ज़मीन चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, एंड आपकी फॉरेन एक्सचेंज में इतनी सकत चाहिए कि बड़ी मशीनरी इंपोर्ट कर सकें. ये 3 काम तो आपने नहीं किए ना. तो अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एकदम मादनियात आएंगे. चलो यार, साल के $10 बिलियन की मादनियात की एक्सपोर्ट भी हो गई, ठीक है. एक तो 50% जो वो कंपनी चलाएगी उसका होगा. नहीं, इतना नहीं है. $10 बिलियन तो रेवेन्यू होगा ना. नहीं, इतना भी नहीं है. ठीक है, चलो मैं बहुत बड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ. $10 बिलियन में से उसका वो होगा ना, रेवेन्यू होगा. आप रिकॉर्डिंग की बात आप प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्डिंग के $70 बिलियन की है कि पैसे जनरेट होंगे ओवर द नेक्स्ट 40 इयर्स, जिसमें से 50% बैरिक गोल्ड के पास है, बैरिक जो भी है. अच्छा, ये अगर 70 बिलियन के वैल्यू की एक्सपोर्ट होगी, इससे हमारी करेंसी को फायदा होगा, इससे हमारे रिजर्व्स को फायदा होगा. दिस डज नॉट मीन कि ये पूरे पैसे गवर्नमेंट में इसके गले पे आ जाएंगे. इस पे जो रॉयल्टी मिलेगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, वो आएगी किटी में बलूचिस्तान गवर्नमेंट की. फिर जो भी इस पे को फेडरल एक्साइज ड्यूटीज होंगी या इसके प्रॉफिट पे टैक्स होगा, वो मिलेगा गवर्नमेंट को. ये थोड़ी होगा कि सब कह रहे हैं अच्छा थोड़ा आओ बैठ के और चाय पी लेते हैं. और वो भी नहीं है जुनैद. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वेनेजुएला शायद सऊदीया से भी ज्यादा तेल है. सब जिनके पास तेल है, आप उन सबको देखो. मैं सही कह रहा हूं, सऊदीया से भी शायद ज्यादा. आई एम नॉट श्योर, आई थिंक नहीं, आई डोंट थिंक सो. नॉन, मतलब इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. देखिए वेनेजुएला, क्या हाल है उसकी इकोनॉमी. व्हाट डिड MBS डू? उसने बोला हटो इस पे से. सबसे पहले उन्होंने आके जो इंसेंटिव्स दिए हुए थे सारे, सबको घर पे पैसे मिलते थे ना, सबको पैसे मिलते थे. 2017 में वो रोका गया. फिर सारे जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स थे, दैट इंसिडेंट हैपेंड एंड दे clawed back what they thought was so they made an example with the elite. Then they took away the incentives that people were getting and then they upped the energy price. बिल्कुल सस्ती बिजली ना. मैं उस वक्त करीम का मैनेजिंग डायरेक्टर था. 2017 से 2019 के दरमियान मैं करीम सऊदी अरेबिया का मैनेजिंग डायरेक्टर था. 2017 में तकरीबन 90% जो कप्तान होते थे वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी एक्सपैट्स होते थे. उन्होंने नई डिक्री निकाली कि आपके पास 1 साल है कि सऊदी जो हैं वो 100% कैप्टन होंगे, सऊदीयाजेशन. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लोगों का कि आप जाओ गाड़ी चलाओ भाई. इतने अरसे से पार्टी हो रही है. जब वहां पे मैं जाता था रियाद एयरपोर्ट पे 2017 में, यू ऑलवेज हैड फिलिपिनो स्टाफ, मेल्स. बाय 2019 या आज आप जाए रियाद एयरपोर्ट पे, young Saudi women, they'd be covered. Immigration counters पे सारे मक्का, मदीना, जद्दा, रियाद, कहीं भी जाएं आप, हर जगह रिटेल में तमाम. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो हमारी ऑयल वेल्थ है अब ये लास्ट नहीं करेगी, बिकॉज ऑयल एज अ फ्यूल एट अ सर्टेन पॉइंट ये डिस्टर्ब हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है. तो दे आर सेइंग ये पैसा लो और इसको वापस लगाओ इन नॉन ऑयल इकोनॉमी. तो जिनके पास सबसे ज्यादा तेल की, जिन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा आया, उन्होंने इवेंचुअली रियलाइज किया कि नहीं, दिस विल नॉट, बिकॉज स्टेट वाज रिच बट द इकोनॉमी वाज नॉट डायनामिक. बिल्कुल सही बात है. नाउ दे टेकिंग दैट मनी, दे आर इन फैक्ट बोरोइंग मनी नाउ जी टू मेक देयर कंट्री डायनामिक. तो पाकिस्तान में लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स आके टीवी पर ये बात करते हैं कि ओ जी वो मुझे खबर मिली है ये आएगा, तो बस प्राइम मिनिस्टर बेसिकली आपको कह रहा है कि सब लोग बैठो आराम से, एक और चाय पियो यार, बैठ जाओ, 6 दिन और छुट्टी देते हैं साल की, रिलैक्स. $6 ट्रिलियन रिजर्व. द मोस्ट इडियोटिक कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंस एवरी फ्यू इयर्स. अच्छा, किसी ने मुझे भेजा, जब ये कोई मेरे ख्याल है 28वीं दफा समंदर के पास हमें मिले ना, तो किसी ने कहा कि यार ये कुछ अरसा पहले नहीं मिले थे. तो मैंने कहा इनकी गूगल पिन गुम जाती है, इसलिए अनाउंस करते हैं, निकालते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप ये नेचुरली फ्लो कर रही है उस तरफ. हम पहले यू विल, आई जस्ट वांट टू से no natural reserve will come and save Pakistan. My God. No China will come and save Pakistan. No America will come and save Pakistan.
You will have to build up Pakistan one by one, brick by brick. Every child that you educate will up your GDP. By every rupee that you reduce your energy cost, it will up your GDP. You deregulate your agriculture sector ताकि उसमें corporate farm हो सके, नए ideas आ सके, it will up your GDP. आप industrial sector को इतना heavily tax भी किया हुआ है, जो formal salary class है और industrial class है, उसको आपने टैक्स के निचोड़ दिया। जितना आप उसको रिलीफ देंगे, क्योंकि वो आपका टैलेंटेड खिलाड़ी है, वो उतना ज्यादा आपको कमा के देगा। और जितने लोगों को आपने अफीमची बना दिया, उससे जितना इंसेंटिव लेंगे, कुछ ऐसा वो सफर करेगा, लेकिन वो वापस आएगा। कोई आपको बचाने नहीं वाला। और कोई ऐसा सोना, अगर ठीक है सोना निकल भी जाएगा, तो आपको लगता है कि ये सारे प्रोविंसेस और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह आपस में लड़ती हैं, ये कोई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे चीजों की? इट और है भी नहीं, सच्ची बात है भी नहीं। देखिए एक और सबसे बड़ी बात ये जुनैद कि मैं आई डिड सम रिसर्च, अल्लाह खुश रखे चैट जीपीटी को, अब आपको बहुत रिसर्च करना आसान हो गया। तो जो मैंने रिसर्च की कि हमको बचपन से ना सिखाया गया, पाकिस्तान में पहाड़ है, समंदर है, दरिया है, रेगिस्तान है, लालाजार है। मैंने कहा यार वह दरिया, समंदर, पहाड़, हम बड़े कोई अलग मुल्क होंगे। जिन्हें दुनिया के 102 ममालिक के पास समंदर, दरिया, पहाड़, रेगिस्तान है। यस, ये कोई गारंटी नहीं है। आई थिंक वो कहने का मकसद ये कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो आपके पास हैं। नहीं, और दूसरी बात ये कि उससे फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि उससे देखिए मैं निकलना चाह रहा था कहीं और, आप मुझे अभी इस वक्त वापस लेके आ गए हैं। मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूँ इस वक्त कि ये जो आपने इस वक्त बहुत ही पुरजोर तरीके से इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है कि ये इस तरह तो नहीं होगा, ये वैसे ही होगा जैसे हर मुल्क में होता है, जैसे हर इकोनॉमी, जिस तरह एक जैसे वियतनाम में हुआ, जैसे इंडोनेशिया में हुआ, जैसे इंडिया में हुआ। हर एक, जिस तरह एक फर्द की ग्रोथ होती है, जिस तरह एक कंपनी की ग्रोथ होती है, उसी तरह एक कंट्री की ग्रोथ होती है। आप अपने स्किल्स, you build something that you offer to the world and you become valuable. To build something that is valuable, you have to. You talked about इसमें आपने, मैं आपको ला रहा था, आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की कि आपके पास भाई एक चीज़ है, 25 करोड़ इंसान है आपके पास। क्विक जवाब देना इसका, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। 2 सवाल पूछ रहा हूँ जल्दी। एक, टेक्नोलॉजिकल एक्सट्रीम डिस्ट्रप्शन आई है, दुनिया यूं से यूं हो गई है। भाई आप कराची से लेके इस्लामाबाद तक हर जगह घूमते फिरते हो। करीम आपने जब लॉन्च की, आपने एक टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च की थी। जुनैद, ये कहते हैं ना कि जब खैर पाकिस्तान कराची में तो डिफेंस की एग्जांपल देना भी गलत है, क्योंकि वो भी बारिश में बैठ जाता है, लेकिन कहते हैं कि जब बारिश होती है तो अमीर के बच्चे छत पे नहाते हैं, एंजॉय करते हैं, गरीब के घर छत टपकने लग जाती है और वो मर जाता है। टेक्नोलॉजी की बारिश पाकिस्तान पे जो हो रही है, हमारे घरों की छत लीक करेगी और हम डूब जाएंगे, नदी नालों में बह के मर जाएंगे, या हम एंजॉय करेंगे इस टेक्नोलॉजी की बारिश को? क्विक आंसर। आई थिंक वी कैन लेवरेज इट। फॉर एग्जांपल, अगर आप नजर क्या आ रहा है? लेवरेज कर सकते हैं, करना चाहिए। अब जिस तरह एआई है, आप अकाउंटिंग फर्म है, आप एआई एजेंट्स बनाएं, आप अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करें, एक अकाउंटेंट 5 का काम कर सकता है। हो रहा है। आई एम नॉट श्योर, नहीं श्योर। अच्छा एक और सवाल। 24 मिलियन किड्स आर आउट ऑफ स्कूल, फरहान। मैं समझ गया। मैं क्या इसके बाद जवाब दूं? 24 मिलियन किड्स आर आउट ऑफ स्कूल। सो आपने भी एक बात की कि लोग भी छोड़ के चले जाते हैं सैलरीज, ये जो बेस्ट टैलेंट है चले जाता है। ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन उसी को कहते हैं, हम खानसामे के जाने को, ड्राइवर के जाने को, मिस्त्री के जाने को ब्रेन ड्रेन नहीं कह रहे। हम ब्रेन ड्रेन उसको कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, दिस टाइम काइंड ऑफ पीपल। एक बात सुनने में आती है कि बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब भी कहते हैं, हर पॉलिटिकल लीडर कहता है इस मुल्क में बड़ी जान है। इकबाल ने कहा ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी है मट्टी जरखेज़? Talent and capital will always flow to the environment where it can thrive the best. So आपका टैलेंट जो है, जो आपका ड्राइवर है, मिस्त्री है, प्लम्बर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो बाकियों से थोड़ा बेहतर है एंड कुछ करना चाहता है, वो मिडल ईस्ट चले जाता है, वो ही भेजता है रेमिटेंस। बिल्कुल भेजता है। जो नॉर्थ अमेरिका जाता है, टेक्नोलॉजिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, वो पैसे क्यों नहीं भेजता? क्योंकि वो वापस नहीं आता, वो वहां बुला लेता है, घर वालों को बुला लेता है। रेमिटेंस अमेरिका से थोड़ी आती है, हालांकि पाकिस्तानीज आर एक्चुअली डू रियली वेल इन अमेरिका। बिल्कुल ऐसे। दे आर एक्चुअली गेटोइज्ड इन द यूके। पाकिस्तानीज इन अमेरिका डू वेरी वेल, दे डोंट सेंड मनी। रेमिटेंस में आप देख लो, सब साथ में सऊदी से आता है। तो अभी इस वक्त इस मुल्क में कोई टैलेंट नाम की चीज है कि नहीं?
बहुत ड्रेन हुआ है, बहुत ड्रेन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस में, टेक में आप बात करें लोगों से, किसी कंपनी को अच्छा सीएफओ नहीं मिल नहीं रहा। मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस पे कंपनी पे आ गए। मैं क्योंकि ये कहता हूँ दो शॉर्टकट्स। आपने आप कॉर्पोरेट इनसाइडर हैं, रेगुलेटर साइड पे भी थे, कॉर्पोरेट इनसाइडर भी हैं, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। कॉर्पोरेट जो हमारा सेक्टर है, कैसे क्या कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सच्ची बात करें, कैसे आप देखते इट्स हैं? अंडर ड्यूरेस, इट्स ओवर टैक्स्ड, इट इज रैपिंग अप। कितनी सारी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज रैप अप कर रही हैं, चली गई। चली गई हैं। आज आपको फॉर्मल होने का इंसेंटिव नहीं है। स्टेट आपसे कह रही है आप फॉर्मल नहीं हो, आप क्या आप इनफॉर्मल रहें। हर बजट में तो नॉन फाइलर को फैसिलिटेट किया जा रहा है। और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि दो नंबरी करें। या ऐसे ही आप मिसाल के तौर पे बात कर रहे थे, आपने कहा था शार्क टैंक पे हम बात करेंगे, अभी आएंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब एक कंपनी है, उससे हम जब हमने ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट की, ये एग्जांपल कई जगह अप्लाई हो सकती है, तो उसमें से 50-60% बिजनेस वो जो फाउंडर है उसके बिजनेस अपने अकाउंट से हो रहा था। तो हमने उसको कहा ऐसे नहीं करते, तो पहली बात तो बेचारे को पता ही नहीं था सही बात। कि यार इसको कंपनी अकाउंट में डालना है। तो हमने कहा जब हम ये आगे चलेंगे तो आप ये सब कंपनी अकाउंट में ले आओगे। खैर वो बड़ा टाइम लगा, फिर ऑडिटर इन्वॉल्व हुए, तो उन्होंने कहा हाँ हम एक डेट तय करेंगे, उस वक्त तक हम इसको कंप्लाई कर लेंगे। तो उसने कहा अच्छा, अब ही देन ही गॉट बैक, ही सेड के जो मेरे बायर्स हैं वो तो रेडी हैं कि वो मुझे मेरे अकाउंट में भेज देंगे, अकाउंट में भेज देंगे, और चलें उसमें तो मैं जो जितने छोटे कस्टमर हैं उनके मैं ज़्यादा मार्जिन में लेता हूँ, तो अगर मुझे टैक्स लग भी गया तो मसला नहीं है, तो जी कोई मसला नहीं है, आई थिंक विल बी फाइन। देन ही केम बैक, ही सेड कि नहीं एक्चुअली आप तो मुझे कह रहे हैं कि मैं जब बाइंग कर रहा हूँ सप्लायर, उसको भी मैं चेक के जरिए या बैंक के जरिए पेमेंट करूं जी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे रॉ मटेरियल वाले ने कहा है मैं तुमसे बैंक के जरिए पैसे नहीं लूंगा। अगर तुमने बैंक के जरिए मुझे पैसे देने एंड यूर काइंड ऑफ फोर्स रजिस्टरिंग मी, यू विल पुट द टैक्स ऑन माय बिहाफ। उसने कहा तो जो हमारी बात हुई है मार्जिन्स की, जिसपे आपके रिटर्न्स की हमने बात की है, ये रॉयल्टी की, वो तो आउट हो गई। ठीक है, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना डू दिस। वाओ। और आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस। शार्क पे टांग पे आता आपने कहा कंपनीज जा रही हैं, आपकी बिलवड करीम भी चली गई, राइट? हाउ डू यू फील? कैसा लगा देख के? या पता था? आई न्यू दिस वाज हैपनिंग बिकॉज आफ्टर कोविड एक तो वैसे ही कैलिब्रेशन हो गई थी कि कौन सी हायर वैल्यू मार्केट्स हैं जिन पे कैपिटल बिकेम स्केर्स, इंटरेस्ट रेट ग्लोबली वेंट अप, सो ऑफ कोर्स कैपिटल वेंट मोर टू दुबई एंड यूएई एंड सऊदी अरेबिया, बट वी आर करेंसी डिवैल्यूड बाय 3 times, 100 रुपए से 300 पे आ गए। तो अगर कोई राइड थी जो कि डॉलर में $2-2.5 की होती थी, वो डॉलर की रह गई, 300 रुपए की राइड। अब राइड हेलिंग कंपनीज जो होती हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे चलती हैं, डॉलर में से उनको 20% मार्जिन होता है जो कैप्टन से वो लेते हैं, तो 20 सेंट बचे को आपकी 7-8 सेंट तो आपकी AWS Amazon वेब की कॉस्ट हो जाती है पर राइड, आपकी $3-4 गूगल मैप्स की कॉस्ट हो जाती है, फिर सेंट 8 सेंट बच गए। फिर और बाकी टेक का आपने कॉस्ट लगाई, अपना भी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म चलाते हैं अपनी टेक कॉस्ट से, तो आपकी 11-12 सेंट तो टेक कॉस्ट में चलेगी। फिर करीम ने तो पूरे कैप्टन्स का एक वो बैकग्राउंड चेक का मैकेनिज्म बनाया होता था, उसकी कॉस्ट थी। करीम ने ये कॉल सेंटर रखा हुआ था, एटलीस्ट बाद में ये था कि वो इन राइट पे चलता था, सो इट हैड अ लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स व्हिच पीपल डिडंट रियलाइज, तो वो उस कॉस्ट पे इट जस्ट डजंट मेक सेंस। फिर और कंपेटिटर्स आ गए, मार्केट को भी रेगुलेट नहीं किया गया, रेगुलेट करते आप मिनिमम स्टैंडर्ड बनाते ना। आई थिंक करीम की टीम ने मेरे टाइम पे भी और बाद में, मैं तो बहुत साल से अब नहीं हूँ, कोशिश की कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड अब बनाए कि ठीक है यार कॉल सेंटर होगा, ये होगा, वो होगा, और प्लेयर्स आए, मार्केट और कंपेटिटिव हुई, मार्जिन्स और श्रिंक हुए, so there was no way to make money. That said, Careem has not exited Pakistan. Careem has a massive tech presence here. बिल्कुल ठीक, massive technology presence, जी बिल्कुल ठीक, जो यहाँ पे सारी टेक बनती है। आप कुछ वक्त मिडिल ईस्ट में भी गुजारते हैं, क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में? इट्स एक्साइटिंग। आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए कोई इदारा है, उस इदारे के पास आते हैं, वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। इट्स अगर आप स्टार्टअप हैं, स्पेशली आप AI की स्टार्टअप हैं, सऊदी अरेबिया में अगर आप जाते हैं और आप उनके किसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं, वो आपको दफ्तर दे रहे हैं,
फ्री में कितने अरसे के लिए, जो बड़े बड़े फाउंडर्स हैं उनको फर्दर इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उनके फंड्स आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई में आप आ जाएं, एक तो उस इकोसिस्टम में बैठने का फ़ायदा ये है कि यू हैव एक्सेस टू एवरीवन। वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, प्राइवेट एक्विटी फंड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, टेक कंपनीज हैं। वो आपको पता है कि इस एरिया में ये कंपनीज हैं, इस एरिया में ये कंपनीज हैं। वो पूरी जोन बन रही है जहाँ एक्सपो थी, वहाँ पर वो इतने कम रेट्स पर स्टार्टअप्स को ऑफिसेज दे रहे हैं। तो वहाँ ये हो रहा है। सिंगापुर क्या है, सिंगापुर के पास तो पहाड़ और दरिया और वो नहीं है ना, पर येट उसका जीडीपी हर साल ऊपर जाता है, बिकॉज वो क्या करते हैं, हर 5 साल बाद अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को रिफ्रेश करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं उनके लोगों को लेके आते हैं। तो यूएई भी तो यही कर रहा है। एक तरफ उसने एक सेफ गोल्डन वीजा भी खोला है अभी। रियल स्टेट एसेट का एक एसेट है जो कि अब 30-40 साल से पीपल मेक मनी, सो दे इंसेंटिवाइज बिजनेसेस टू कम एंड सेट अप इन दुबई। व्हेन बिजनेसेस कम, people come. When people come, they create very safe, very livable, best of the world environment for people to live and operate in. उससे फिर रियल स्टेट आगे चलती है। और तो वो बस एक यही तो ये मतलब और उन्होंने हब बना दिया एयरलाइंस के थ्रू। आप दुबई में बैठे, आपने दुनिया में कहीं जाना, आपने फ्लाइट पकड़ी, आप चले जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो एक सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है। एक ज़माना था, हमने रिसेंट भी कहा कि फ्रेंडली कंट्रीज को इन्वेस्ट कराएंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फ्रेंड्स इन्वेस्ट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स तो आपको खैरात, ज़कात, सदक़ात देते हैं, कर्जे देते हैं। हम एक प्लान लाए थे कि हमें उस प्लान के थ्रू अपने फ्रेंडली कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट लेंगे। हमारे फ्रेंडली कंट्रीज कौन थे जो नहीं? द यूजुअल सस्पेक्ट्स, सऊदी अरेबिया, कतर भी नहीं है, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएई और सऊदी अरेबिया। यार एक ढेले की इन्वेस्टमेंट नहीं की। क्या वो बदल गए या हम ज़्यादा ख़राब हो गए हैं? या मुझे लग रहा है कि ये जो आपने सारी चेंजेस बताई हैं जो 17 से आई हैं, 17, 18, 19 से, सऊदी अरेबिया का मिजाज भी अब बदल गया है। वो ऐसे नहीं हम या हबीबी करेंगे और उनके थोड़ा सा यूँ करेंगे, वो आपको $3 अरब दे देंगे। फरहान साहब, इन्वेस्टमेंट जो है वो एक आउटकम होता है। क्या बात। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट नहीं की जा सकती, इन्वेस्टमेंट की भीख नहीं मांगी जा सकती, ये एक आउटकम होता है। अगर मेरी एक कंपनी है और वो अच्छा चल रही है, खुद भाग के इन्वेस्टर्स आते हैं कि यार मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आप स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं, आपकी 700-400 जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, ये तो नहीं होता ना आप किसी के कहने पे कि यार प्लीज इन्वेस्ट कर ले। यू लुक एट कि किसकी प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ती है, किसकी ग्रोथ अच्छी है, आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। इफ यू आर a Saudi Arabia right now, you're investing in yourself. You're telling the whole world to come and invest yourself in your country. You are borrowing money to invest in your future. आप नियम बना रहे हैं, आप AI के लिए, And they become very money savvy. They've become brutal, ruthless about money. वो नियम में इन्वेस्टमेंट रोक दी उसके बोर्ड ने। उनके पास उसका अपना पेट प्रोजेक्ट है। They said no sir, no more. So doesn't make sense. हम सीपेक बनाते रहे। हर दुनिया का, चाहे एडम न्यूमन है जिसने वीवर्क बनाई थी, उसकी कंपनी अब एक तरह से दुबई सेंटर्ड है। हर दुनिया का बड़ा फंड आज पिफ के दरवाजे को आके खटखटाता है, या कतर के जो सॉवरेन वेल्थ फंड, ग्लोबली जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, इनके सबसे प्रीमियर इन्वेस्टर्स जो हैं अब वो गल्फ के सॉवरेन स्टेट्स हो गए हैं। तो एक तरफ यहाँ से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से कोई जाता होगा, और मैंने देखी हैं वो प्रेजेंटेशंस। फरहान, मैंने पाकिस्तान के लिए, जब मैं एलिक्सर का CEO था, हम जाके सारी दुनिया में रोड शोज करते थे। कंपनीज के CEOs को लेके जाते थे और एक मिनिस्टर को हर दफ़ा लेके जाते थे। एक लंदन में रोड शो किया, उस वक्त शाहिद खान साहब एनर्जी मिनिस्टर थे, उनको लेके गए। न्यूयॉर्क में थे तो जुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, उनको लेके गए। एंग्रो CEO, हबको CEO, अल्फला, इनको लेके जाते थे। वहाँ पर हम इनके स्टॉक्स को हाईलाइट करते थे, रिसर्च भी देते थे उनको, और उनको CEOs से मिलाते थे। फिर उस कुछ लैग इफेक्ट से उनको होता था कि यार लुक, if you're investing in insurance companies around the world, this is why it makes sense to invest in Adamji Insurance. Even if Pakistan's currency devalues, and Pakistan की currency on average 7% devalue होती है, लेकिन इतना growth potential है। या मीज़ान बैंक में करें, मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक बैंकिंग बूम आ रही है, इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स इन द वर्ल्ड ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आप वो जाके स्टोरी बेचते हैं, आप कहते हैं कि मैं ग्लोबली कंपेटिटिव। हाँ, फिर आती है, ये नहीं होता कि साईं मुझे दे दो। अभी भी नहीं, ये नहीं होता। अब कोई नहीं सुन रहा ये बातें, है ना। एवरीवन इज टू अवेयर। यार कोई नहीं आ रहा, मतलब ये बहुत खौफनाक सिचुएशन नहीं, सो अब आप यू हैव टू पैकेज इट। यू वांट टू पैकेज अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। अच्छा, एग्रीकल्चर में आ रहे हैं लोग,
एग्रीकल्चर में सारे जीसीसी कंट्रीज की कंपनीज आके लैंड बैंक्स ले रही हैं, पार्टनरशिप्स कर रही हैं, वो हो रहा है, उनकी नीड है, हाँ वो अपने लिए कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी है, वो अपनी नीड पूरी करें। आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएं जिनमें उनकी रिटर्न्स की नीड पूरी हो रही है। वो नहीं है अभी, वो नहीं है। मूविंग ऑन, जुनैद, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं क्यों नहीं आ रही। आप पिछले दिनों एक जगह खुद एक इन्वेस्टर बन के बैठे, आप शार्क टैंक में आप बैठे, माशाल्लाह सुपर हिट शो, जबरदस्त, बड़ा मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, माशाल्लाह फैंटास्टिक फीडबैक। लेकिन आजकल पिछले दिनों से कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ मसले मसाइल का शिकार हो गया और कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पे राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू, क्या हुआ है जुनैद? नहीं, व्हाट हैज हैपेंड इज के कुछ कंपनीज जो हैं, होता ये कि जब आप टीवी पर कहते हैं कि हाँ आई एम कमिटिंग टू दिस, व्हाट यू आर सेइंग इज दैट इफ एवरीथिंग व्हाट यू सेड इज ट्रू, पोस्ट हर डील सब्जेक्ट टू ड्यू डिलिजेंस होती है। मैं एक इन्वेस्टर था, मैंने पिच किया आपको, आपने बोला ठीक है फरहान, मैं आपके रफ्तार के अंदर 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ। ठीक है, आपने कहा ये रफ्तार का रेवेन्यू है, ये इसका पोटेंशियल है। अब होता क्या है उसके बाद सारी दुनिया में, इवन जब कंपनीज की डील्स होती हैं, पहले वो एक अनाउंस करते हैं वर्बली, फिर होती है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस में तो अनाउंस करने से पहले ड्यू डिलिजेंस नहीं 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 नहीं, बिकॉज वो प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो ने पहले ही कह दिया था कि हम तो शो कर रहे हैं, ये टीवी शो है और हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है। तो शो पे आपने देखना है हाई लेवल, एंड बाय द वे अमेरिका में भी यही होता है, इंडिया में भी होता है, सारी दुनिया में। तो आप जनरली असेस कर रहे होते उनकी बातों आप से? उस वक्त सुन के व्हाट दे हैव सेड, यू मेक अ क्विक डिसीजन, ठीक है, देन स्टार्ट्स ड्यू डिलिजेंस। ठीक है। 4 चीजें आप देखते हैं। आपने कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था? मैंने 10 कंपनी से मेरी 10 कंपनी से कमिटमेंट हुई। आपने बोला था मैं लगाऊंगा पैसे, ठीक है। और अमाउंट कितना था ये? आई फॉरगेट द टोटल अमाउंट, जो भी। फिर आपकी ड्यू डिलिजेंस होती है, कमर्शियल, फाइनेंशियल, लीगल एंड ऑपरेशनल। ठीक है। तो लीगल में होता है गत्ते सीधे, कंपनी रजिस्टर्ड है गत्ते कि सीधे। नहीं है, आपकी कॉपीराइट, सेल्स टैक्स ट्रेडमार्क, सेल्स टैक्स, ट्रेडमार्क, ये सब। अच्छा, फिर आता है कमर्शियल, कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि कमर्शियल में, अच्छा तुम सप्लायर से ले रहे हो, सेल्स टैक्स अभी कट रहा है नहीं कट रहा, अब अगर जब कटवाओगे तो वो तो मार्जिन आउट हो जाएगा। यस, दिस इज कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। सो यू हमारी चेक फिजिबिलिटी आउट हो जाएगी कि इनका पैसे इन कहाँ से हो रहे हैं, आउट कहाँ से हो रहे हैं। अच्छा, अगर तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म सप्लायर है, डू यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो अब लॉन्ग टर्म कस्टमर हु इज बाइंग 60% 30% ऑफ योर ऑफ टेक, डू यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फाइनेंशियल, फिर अच्छा फाइनेंशियल में आपके अकाउंट्स बने हुए नहीं है, ऑडिट हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ, जो अकाउंट्स आप मुझे दिखा रहे हैं आपके बैंक अकाउंट से ये रिकंसाइल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो खैर मुख्तलिफ तरह की ये डिजिटल, अब मैं विदाउट गेटिंग इनटू नंबर्स मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कुछ पॉकेट्स। तो ऑफ कोर्स सम कंपनीज पास ड्यू डिलिजेंस एंड द डील्स गॉट डन, सम डील्स आर स्टिल अंडर प्रोसेस। दिस इज अ गुड 6 to 9 month प्रोसेस कि पहले आपको वो फर्स्ट स्टेप देंगे, फिर आप उनसे ऑडिट अकाउंट्स मांगेंगे, उन्होंने पहले कभी कराया हुआ नहीं ऑडिट मेजॉरिटी कंपनीज ने, फिर वो ऑडिट कराएंगे, फिर उसमें से जो हम टर्म इस्तेमाल करते थे CNBC में, कई जगह आलू निकलेंगे। अच्छा, कुछ केसेस में आपकी सिंक ही नहीं बनती, आपने किसी से पार्टनर बनना है। एक केस में हमारी ड्यू डिलिजेंस थ्रू हो गई, द फाउंडर सेड कि एक्चुअली जो हम इतने ऑल डन, ड्यू डिलिजेंस पास्ट, ready to move to the term sheet phase. So she said कि मुझे एक्चुअली सारे जो शार्क्स हैं इनसे बहुत डाइवर्जिंग विजन्स ऑफ द बिजनेस मिल रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी इसको खुद चलाऊं, which is fair, just fair. She said कि मुझे, मेरी कंपनी है, मुझे इसको लेके जाना है। Similarly, there are companies which were not able to provide complete information or did not pass the due diligence. मिसाल के तौर पे कुछ कंपनी का फंडामेंटल चेंज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस हुआ है कि वो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों कर रही थी, बाय द टाइम वो हुई तो जी वो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, क्या हुआ, कुछ मसला हो गया प्लांट में, अब सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी। सो बट लुक, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट इज ओके, हंगामा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि कमिटमेंट्स मीट नहीं हुई। दिस इज नॉट ग्लोबली, जब भी शार्क टैंक किसी मुल्क में शुरू होता है तो शुरू में डील सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है, वो ओवर टाइम, अमेरिका में अब जाके 80% पे आया है 14 साल बाद। इस वक्त क्या रेशियो है? आई थिंक 30ish, 30% होगा? 15-20 होगा जिनको यस बोला था उसमें से 30% कन्वर्ट एट बेस्ट। रफ्तार नाउ की इस पॉडकास्ट को बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, लड़के लड़कियां देख रहे होंगे।
आपका मैसेज क्या है उनके लिए? प्रिपेयर फॉर दिस। जो स्क्रीन पे बैठा हुआ है वो आपको अपने पैसे दे रहा है। जस्ट बिकॉज आपने कहा कि ये कप मैं 50 रुपए का बनाता हूँ और 100 रुपए का बेचता हूँ और 1 करोड़ कप्स में बेचूंगा साल में, नाउ यू हैव टू प्रूव कि यू एक्चुअली डू दिस। आपकी कंपनी पहले तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सेल्स टैक्स, एफबीआर के मसले आपके सॉर्टेड होने चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस होने चाहिए। अगर आप 2 पार्टनर हैं ऑलरेडी, 2 फाउंडर्स हैं, आपका अग्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जिन्हें आपने इसके बारे में कोई मेंटोरशिप की है कभी, कोई आपने वीडियो पाकिस्तान अकाउंटिंग में बनाई है जिसमें आप लोगों को एक थोड़ा सा एक आई थिंक we're working on it, अच्छा। we're working on it। आई थिंक इस पे काम करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, ये एक पूरे सिस्टम की भी अक्कासी कर है। हाँ, मैं इधर ही आ रहा था। क्योंकि मेजॉरिटी सेक्टर्स तो टैक्स कंप्लायंट नहीं है, नहीं है। तो उन्होंने तो कभी कागजी कार्रवाई की अरे नहीं। भाई मैं आपको क्या बताऊं, लोग 20-20, 25-25 लाख रुपए की पेमेंट कैश लाके आपको दे, कैश कर लो। कैश कर लो। अबे मैं क्या भाई, करूं कहाँ लेके इसका? जाऊंगा इसका? क्या करूं कहाँ इसका? लेके जाऊं इसको? लाइक क्या करूं किधर? हाँ। बट देयर आर पीपल हु नो हाउ टू डू दिस। यस। So majority of the economy is operating on cash. So it is no surprise that majority of the businesses who came were not उनके किताब and no ill intention of the founders. Founders सब well meaning आए थे। तो पहले तो कहा कि ऑडिटेड अकाउंट्स बनवाओ, तो ये नहीं कि कहाँ से बनेंगे? ये ठीक है यार, ये लो इस कंपनी से बात करो। ठीक है, एक कंपनी को तो कहा कि Opportunity इससे, lost. एक कंपनी को कहा अच्छा कि कितने, मैं पूछ सकता हूँ आपसे, आपके पास जो आई थी उसमें से कितने ऐसे थे कि जेन्युइन अच्छा धंधा था, लड़के भी ठीक, लड़के लड़कियां भी ठीक थे, लेकिन सिर्फ उनको चूंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी तो दे मिस्ड आउट? आई वुड से कि कुछ हद तक ये सब पे अप्लाई करता है। कुछ थे रेवेन्यू बताया, जो जब तक आए शो में 1-2 कस्टमर्स मेजर लूज हो गए, रेवेन्यू ड्रॉप हो गया। वो 1-2 तो का circumstance change हो गया ना। फंडामेंटल चेंज ऑफ नेचर है। 10 में से एक ऐसा एंटरप्रेन्योर था जिसको अभी वो जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है ना, जी जी। उसमें जाना चाहिए, जो समझ कॉलेज बेसिक, उसको हम जितनी भी कॉल्स करते थे उस बेचारे को समझ नहीं आ रही थी कि कौन, मैं डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, कौन बना के देगा। अकाउंटिंग फर्म से बात कराई, वो भी उसको समझा रहे हैं, लाइक उसको कंसेप्चुअली समझ नहीं आया था। अच्छा, एक कंपनी, अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग फाउंडर्स, फरहान सिरे से इंटरनली भी कभी अकाउंट्स नहीं बनाए। तो एंड बड़े प्यार से कहा, जुनैद भाई वी थॉट कि आप लोग जब आएंगे तो आप हमें ये करके देंगे। सो लुक, इट्स अ गुड थिंग दैट शार्क टैंक हैपेंड इन पाकिस्तान। एंड ये जो नॉइज आ रही है, अच्छी गुड नॉइज है, ठीक इट्स है, अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। थोड़ा सा वो लोग कह रहे हैं कि यार आप कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, ये होने दें बात, क्योंकि इस बात की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये अनियन लिटरेसी, पील अभी हो हम रहा ये है। बात कर रहे हैं ना, अभी लिटरेसी हो रही है, तो ये अनियन अनपील हो रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पहली दफा हुआ है कि लोग कह रहे हैं अच्छा ये हो सकता है कि मैं कंपनी बनाऊं और उसमें कोई इन्वेस्ट कर दे। यस, ये हो सकता है। जिन्हें बिल्कुल ये सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसी एक्साइटमेंट, नॉट टू इस पे कोई पानी डालने वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसी एक्साइटमेंट वीसी फंडिंग्स को लेके 2020-21 में पाकिस्तान की मार्केट ने देखी थी। आई थिंक जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे, इस बिल्डिंग के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, वो कौन सी एक थी यार, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत एयरलिफ्ट। Yes, look, I'm not saying it in a look, they tried, they also built something. या बट मैं आना चाहता फंडामेंटल, आई थिंक यही आपका एक मैसेज भी तो है ना आज की पॉडकास्ट का, जुनैद। वन मैसेज टू द पॉलिसी मेकर्स ऑफ पाकिस्तान थ्रू दिस प्लान। Get out of the way. Get out of the way. Deregulate. Deregulate, get out of the way. Markets correct themselves. ये आज से नहीं, जब से दुनिया में पहली दफ़ा मंडी बनी थी या बार्टर हुआ था, उस वक्त से दुनिया में ट्रेड हो रही है। इंसानों को इंट्यूटिवली पता होता है कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस वो वैल्यू करते हैं, उस जो चीज़ उनको चाहिए होती है उस तक वो पहुंच जाते हैं। इंट्यूटिवली सिस्टम को पता चल जाता है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस बना सकता हूं जिसकी मुझे वैल्यू मिलेगी। जब सिस्टम में डिसरप्शन होती है कि शुगर के लिए मैं वो दे रहा हूँ सपोर्ट प्राइस, तो एक्चुअली सबको लगता है कि शुगर लगानी चाहिए, मैं पुश कर रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ और क्या लग सकता है, और क्या लग सकता है। इसी तरह पावर प्लांट वालों को जब मैंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दिए तो सारे सेठों ने पावर प्लांट लगा दिए। अगर वो नहीं होता तो उसके पास पैसे पड़े होते तो उसको सोचना पड़ता कि मैं कहाँ लगाऊं। हुकूमत का काम है मेरे भाई, पॉलिसी बनाओ, तालीम दे दो, सेहत दे दो, सेफ्टी दे दो और सस्ती बिजली दे दो। इसके अलावा खुदा के लिए कुछ ना करो, खुदा के लिए जाओ भाई, तुम जो करना है करो, हमारे रास्तों से हट जाओ, हमें हमारी जान छोड़ दो। जुनैद आपके साथ मैं अगर हम 3 घंटे बैठे के बाद कम पड़ जाएगा, लेकिन it was a pleasure having you और thank you so much for coming. Thank you. Thank you.